opportunity for all of us to meet our electrical department alumni, Nihal Umar sir, a 2021 batch pass out who has secured All India rank 9 in GATE 2023. For those who are unaware of what the GATE examination is, it is a graduate aptitude test in engineering conducted at the national level that primarily tests the comprehensive understanding of various undergraduate subjects in engineering and science for admission into master's program and jobs in the public sector companies. Our society has established a tradition to stay connected with the alumni of our department and get their insights and experiences. Well, continuing this tradition, ES Society is back with another episode of the Whole High the Flame series, and we have Nihal Umar sir with us today. Thank you so much, sir, for taking out time from a busy schedule and joining us. We welcome you, sir. Welcome. Yes, Am I sir. audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes, sir. So we have got some burning questions for you. And before moving on to that, I would like कि आप अपने brief सा introduction दे दीजिए अपने background के बारे में and आपका experience कैसा रहा था throughout the journey. तो देखो, मेरा तो ऐसा था कि 2017 मैंने ज्वाइन किया था आईटी, और उससे पहले आई वाज अ फ्रेशर जब मैंने ज्वाइन किया था। बस अपना इंटर क्रॉस आउट करके मैंने यूपी बोर्ड से अपना कंप्लीट किया है, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल। और उसके बाद बस वही मेंस एंड एडवांस लिखा, फिर उसके बाद आईटी ज्वाइन कर लिया, और फिर 21 में पास आउट। एंड सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही हैं अपने यहाँ पे। Yes, sir. और उसके बाद फिर वही कोविड का पीरियड चला था 2 साल, तो उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहे। फिर उसके बाद अब फिर ये 2023 में क्या कहते हैं, मेडिजी का दिल्ली सेंटर वाला ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद ये मेरा कॉलेज में बहुत सबको वो कहता है कि एक जब सेकेंड ईयर में था तो मैंने मेडिजी 3 दिन ज्वाइन करके छोड़ दिया था, क्योंकि वो दोनों प्रेशर साथ में नहीं हो पाए थे मेरे से। Yes, sir. और फिर कॉलेज का कोचिंग भी जहाँ तक किया था वो खैर पूरा नहीं हो पाया था, वो अलग रीजन था, वो तो उनका प्रॉब्लम था। Yes, sir. सो यही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से जो मेरा जर्नी रहा है। सर तो स्टार्ट करूंगी इससे कि सर आपको किस चीज रहा था कि आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें एंड कौन सी ईयर में आपने सोचा था कि आपको स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन? देखो, गेट का प्रिपरेशन तो मैंने सेकेंड ईयर से शुरू कर दिया था, बट ऐसा नहीं था कि मैं मतलब एकदम गेट में फोकस होके पढ़ रहा था। ये था कि मैं सेमेस्टर वाइज पढ़ता था अपना, कि जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हैं। अब जैसे तुम लोगों के टाइम, अब तो कोर्स थोड़ा बदल गया है, जहाँ तक अब तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट ज्यादा आ गए, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह तुम लोगों के सिलेबस में। लेकिन हम लोगों के टाइम था कि कोर इलेक्ट्रिकल का इतना ज्यादा वो वेटेज था कि वही पढ़ने में पूरा टाइम निकल जाता था। तो जो मेन मेन सब्जेक्ट होते थे कि गेट से रिलेटेड, सो उनसे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता था बैठ के मैं तो। हाँ, मेरा तो ये था कि मतलब, और मतलब ऐसा कभी नहीं किया मैंने कि जैसे कि 4 साल के प्रिपरेशन में ही मैं गेट का पीवाईक्यू लगा रहा हूँ या ये कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं किया है मैंने कभी। तो सर आपने मैनेज कैसे किया था मतलब गेट को और कॉलेज को साइमल्टेनियसली? नहीं, मतलब मैंने गेट को ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज में वो नहीं दिया। हाँ, ये था कि गेट करना है, कि मतलब मेरा कोर इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा वो था मेरा, क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था उसी की तरफ। वो था कि जो करना है तो मतलब आईटी सेक्टर कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा था मेरा कि आई विल नेवर गो टू द आईटी सेक्टर। जो करना है कोर इलेक्ट्रिकल में करना है। तो यस उसी के थ्रू बस पढ़ता था। कभी ऐसा गेट ओरिएंटेड मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की कि स्पेसिफिकली गेट ओरिएंटेड पढ़ाई की हो। अपने बेसिक्स से लेके चलते थे, जो भी सेमेस्टर वाइज जो भी कोर्सेज या जैसा भी उसका सिलेबस या स्ट्रक्चर रहता था, बस उसी टाइप से पढ़ते थे। तो मुझे कभी ऐसे मैनेज नहीं करना पड़ा, और इसी वजह से फिर मैंने वो मेडिजी छोड़ दी 3 दिन में पहली बार में, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा कि एक बार में ये भी फिर वो भी, दोनों दोनों चीजें ओवर हेक्टिक हो जा रहा था मेरे लिए। यस सर। तो सर तो जैसे कभी आजकल मैनेज, सबका झुकाव बहुत ज्यादा कोडिंग की तरफ रहता है या फिर प्लेसमेंट्स की तरफ रहता है, लाइक फर्स्ट ईयर में आते ही पहले ब्रांच चेंज करानी है, तुरंत सीएस की तरफ जाना है, तो सर आपके दिमाग में कभी आया था कि मतलब थोड़ा कोडिंग या फिर प्लेसमेंट्स की तरफ जाते हैं एंड मतलब या फिर स्टार्टिंग से गेट ओरिएंटेड एकदम और आईएएस की तरफ? नहीं देखो, फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था, ज्यादा नहीं पता था मुझे कि जब फर्स्ट ईयर में मैं आया था कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे तो आईटी ब्रांच का भी मतलब बहुत अच्छे से नहीं पता था कि सीएस से ही एक सब्सिडरी है उसकी वो। लेकिन फिर जब धीमे धीमे जाना है तो देखो, कोई गलत चीज नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है करना चाहिए। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, भाई इतना ज्यादा यहाँ पे रश रहता है एडमिशन्स के टाइम में, चाहे आईटी हो चाहे आईआईटी जो भी हो, अब कि आपको नहीं मिल पाई मन की ब्रांच लेकिन कॉलेज मिल रहा है, तो या यू शुड ट्राई फॉर ब्रांच चेंज, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपका नहीं हो पाया ब्रांच चेंज किसी भी वजह से, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो फिर एटलीस्ट अपने कोर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
आप जंप कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे करते हैं, इवन मेरे बैच में भी मुझसे पहले बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये टीसीएस में और अच्छी अच्छी कंपनीज में भी, आईटी सेक्टर वाली। तो ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना वो रहता है कि मैंने, मेरा ये था कि मुझे कोर इलेक्ट्रिकल, मतलब जो मेरी ब्रांच है, इन द सेकेंड सेम मैंने सोच लिया था कि जो मेरी ब्रांच है मैं उसी में फोकस रहूंगा। और मेरा मन भी लगता था उसमें पढ़ने में, इलेक्ट्रिकल पढ़ने में, और कहीं ना कहीं मेरा कोडिंग से ये था कि थोड़ा मेरा मन नहीं लगता था कोडिंग करने में ज्यादा। तो Yes. ये था कि कहीं ना कहीं उस टेक्निकल बैकग्राउंड में ही रहना मैंने ज्यादा सही समझा। तो सर आपके, ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है कि आपके मार्क्स कैसे आते थे अच्छा, कॉलेज में? हाँ हाँ। कॉलेज के मार्क्स तो मेरे अच्छे आया करते थे काफी, सेमेस्टर वाइज मेरा ओवरऑल सीजीपीए 9.5 कुछ रहता था। और 9.5? हाँ ओवरऑल, और एक सेमेस्टर, मेरा 5वां सेमेस्टर कॉलेज में बहुत पॉपुलर रहा है, रहा था यस सर। मेरा, जीपीए तो अच्छा आता तो था। हमारा ड्रीम सीजीपीए है 9.9, इतना तो कभी भी सोच भी नहीं सकते कि इतना आएगा। वो ही था कि उस सेमेस्टर बाद, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, यस वो सर। 5वां सेमेस्टर मुझे लगता है कि शायद 19 के वो वाले जो जुलाई से वाला दिसंबर वाला सेशन नहीं होता, यस उसमें सर। चला था। और उसके बाद फिर फरवरी में लॉकडाउन लग गया। अच्छा, हाँ। तो सर आपने कोचिंग मतलब कॉलेज में ही ज्वाइन कर ली थी कि कॉलेज से निकल कर, और मतलब कौन सी ईयर में कहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी, उसका एक थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देखो वही तो मैंने बताया, पहले तो ये था कि भाई जैसे एक अपने यहाँ चलता है यूपी में कि भेड़ चाल चलने वाला काम, कि भाई सबको ही देख रहे हैं अपने सीनियर्स को कि उनने भी मेडिसी ज्वाइन कर रखी है। तो भाई अब सेकंड ईयर में आए तो अब बस ये था कि मेडिसी करनी है, अगर गेट करना है तो गेट बिना मेडिसी के नहीं होगा, ये एक बन जाता है माइंडसेट। और ये बहुत बेकार माइंडसेट है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेडिसी नहीं भी करोगे, हम थोड़ा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं से गाइडेंस की जरूरत रहती है, बिना गाइडेंस के गेट नहीं निकलता, कठिन होता है थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मेडिसी करनी ही करनी है। तो पहले तो उसी भेड़ चाल में भाई ले लिया कि एनएसटी दिया, मेडिसी ले लिया। अब 3 दिन गए कोचिंग, नहीं कर पाए भाई, सुबह से शाम कॉलेज करना है। मेरा ये एक चीज था कि मुझे, मैंने कभी कॉलेज की क्लास मिस नहीं करता था। मुझे ये था कि भले जो जैसा भी पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम जो पढ़ा रहे हैं कम से कम वो जाके एटलीस्ट मैं अटेंड कर लूँ। तो मेरे लिए क्या हो गया था कि पूरा करने के बाद फिर मेडिजी की क्लास करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने वो 3 दिन पहले छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैंने देखा भी नहीं मेडिजी की तरफ की, चलो जो है जाने दो। फिर आया ये पालीवाल सर, उस समय डायरेक्टर थे हम लोगों के, तो उनने कॉलेज में कोचिंग स्टार्ट कराई थी। अब वो कॉलेज वाली कोचिंग ज्वाइन करी मैंने। तो कॉलेज उनमें प्रॉब्लम ये नहीं हुआ कि कॉलेज वाली कोचिंग अच्छी नहीं थी, वो ठीक थी, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला था। जैसे अब तो शायद वो बंद हो गया, क्या कहते हैं उसको, टेकिप शायद बंद हो गया है अब अपने कॉलेज में, जहाँ तक मुझे भी पता यस चला था। सर, बंद हो गया है वो तो। हाँ टेकिप बंद हो गया है। उस समय टेकिप से ही फंड आया था। तो उनके फंड का ये था कि 400 घंटे की बस कोचिंग देते थे वो, कि आप 400 घंटे में पढ़ा लो। और मेडिजी क्या करता है कि 1200 घंटे देता है। तो 400 घंटे में भाई कहीं ना कहीं तो वो कट करेंगे इस सिलेबस को अपने डाउन। तो उनने बहुत सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए, कवर नहीं कराए, पूरे नहीं कराए। तो वो एक आधी अधूरी एक अजीब सी प्रिपरेशन थी जो उनने करा दी, और कॉलेज साथ में चल रहा था। फिर अब उसके बाद लग गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन में ना ना मेडिजी, उस टाइम से 2020 में ना मेडिजी के पास कुछ ऑनलाइन कंटेंट था, ना किसी के पास कोई कंटेंट नहीं था ऑनलाइन। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब 2020 वाला तो नहीं करते हैं, फिर 20 में थोड़ा फिर, ये पहला पहला लॉकडाउन तो बहुत मस्ती में बीता था, कि मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक। सबका सर फिर वो एकदम मस्ती में ही बीता है। हाँ, और फिर उसके बाद तुम लोग तो शायद अभी जोश में ज्वाइन भी नहीं किए होगे कॉलेज, तुम नहीं नहीं सेकंड ईयर सर, में तब ना? हम लोग तो 12th में थे अपने, हाँ तो ज्वाइन ही हाँ, नहीं करा जो था। सीनियर्स या इसका जो फाइनल ईयर रहा होगा यस सर। अभी, उन लोगों का होगा, उन लोगों ने तो भी खूब मस्ती मारी है उस समय। फिर फिर उसके बाद फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चालू हो गया था कॉलेज का। तो फिर क्या कहते हैं, शायद अक्टूबर से लेके अगले 2021 के जुलाई तक तो प्रोजेक्ट ही चला। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीशन हो गया, तब फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था छोटा सा, लेकिन अब वो इतना टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक बार जाके ऑफलाइन कोचिंग कर लेते हैं, वन फाइनल ट्राई दे लेते हैं, एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लें, कि जो एक स्टैंडर्ड चलता है, क्योंकि अब तो कॉलेज है नहीं। यस सर। तो एक अटेम्प्ट दे लेते हैं, फाइनल अटेम्प्ट, और उसमें फिर देखेंगे क्या होगा आगे में। ऐसा कुछ श्योर नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा इतना अच्छा, लेकिन एक फाइनल अटेम्प्ट देके देख लेते हैं, और फिर बस उसी में तैयारी की यहाँ दिल्ली आके, यस सर। और फिर हो गया, यही था।
यस सर। सर तो मतलब अभी हमारी ऑडियंस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में हैं। तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग मतलब एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए मतलब फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से? क्योंकि सर थर्ड ईयर में तो आते-आते ऑलमोस्ट सब अपनी गियर अप कर ही लेते हैं पढ़ाई को। तो सर फर्स्ट और सेकंड ईयर में एक आइडियल रोड मैप कैसा होना चाहिए फॉर द गेट प्रिपरेशन? नहीं, फर्स्ट ईयर में देखो गेट का प्रिपरेशन मत करो मेरे हिसाब से, तो एक्सप्लोर द कॉलेज। आए हो नए नए कॉलेज में, चीजें देखो कि भाई कौन से क्लब हैं, क्या चल रहा है, अपने आप को संभालो, क्योंकि अभी अभी घर की कैसे छूट के आए होते हो कि घर में नहीं मिलता एक्सपोजर। यूपी में भी हम लोग नहीं ले रहे हैं साउथ इंडिया में कि तमिलनाडु में रहने वाले लोग नहीं है हम लोग कि हमको घर में ही आईआईटी मद्रास में रोबोटिक्स का एक्सपोजर मिल जा रहा है। तो हम लोग होते हैं यूपी से, बेसिकली वहाँ घर वालों का वही रहता है, घर के अंदर रहना है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ज्यादा ज्यादा ट्रिप में चले जाओ, स्कूल की बस बहुत हो गया। तो यहाँ पे जब शुरुआत में फर्स्ट ईयर, इवन मैं तो कहूंगा थर्ड सेमेस्टर तक बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे गेट ही करना है, गेट ही करना है। अपना एक्सप्लोर करो कि भाई मेरा कहीं इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ तो नहीं है, कि मैं अगर मेरी ब्रांच चेंज नहीं हो पाती है और मुझे कोडिंग अच्छी लग रही है तो मैं उसी सेक्टर में जा सकता हूँ। जैसे मेरा एक बैचमेट था आकांक्ष, उसका उसका वो भी अच्छा था, क्या कहते हैं, टेक्निकल वो भी बैकग्राउंड, और साथ में लेकिन उसका इंटरेस्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो उसने अपना वो परस्यू किया। आज तो शायद अभी अभी मैंने आज व्हाट्सएप में उसका स्टेटस देखा है, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया उसका। यस। तो आप अपना वो परस्यू कीजिए कि मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल था कि हाँ मुझे टेक्निकल कंटेंट यही वाला साइड अच्छा लगता था, कि मुझे पढ़ना ही पसंद था, किताबों के बीच में ही रहना। तो यस। मैं तो फिर इधर से कहीं उधर भागा नहीं कि मैं आईटी सेक्टर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आपको जाना चाहते हो, आपको उसी में मजा आता है, भाई कुछ लोगों का होता है उनको नहीं पसंद आता गेट का पढ़ाई, नहीं लगते सवाल, तो आप अपना फर्स्ट पहला 1.5 साल आप अपना देख लीजिए कि क्या मेरा मन है, क्या करने को मन है, कि भाई कहीं मुझे एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन रहा है, कि मुझे उसका तो मन नहीं है, कहीं मेरे पास मेरे आइडियाज ऐसे तो नहीं है कि वो काम कर जाएं बहुत अच्छे। तो उस पे भी आप काम कर सकते हो। अब तो बहुत कुछ कॉलेज में हो गया है, कुछ कुछ तो चीजें वो भी हो गई है डाउनग्रेड, लेकिन कुछ इंक्यूबेशन चीजें। सेंटर भी खुल गया है। हम्म। इंक्यूबेशन सेंटर ईसेल काम कर रहा है, तो सर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी आइडियाज होते हैं लोग लेकर जाते हैं अपने स्टार्टअप के आइडियाज वगैरह भी उसमें। और वो तो हम लोगों के टाइम देखो था भी नहीं, मतलब हम लोग वही कर, हम लोग जब हम लोगों ने शुरू किया है बैच, तो मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर में था, तो ईएस का वो बिल्कुल टेस्ला हॉल की हालत खराब थी उस समय। फिर हम लोगों ने मतलब उसको धीमे धीमे बढ़ाया। अब तो मैं बहुत टाइम से, तो मैं तो मतलब आउट ऑफ कांटेक्ट हूँ कि क्या चल रहा है ईएस में, क्या नहीं चल रहा है। यस। लेकिन बस ये है कि ईएस सही सलामत देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जिसको शुरू किया था कम से कम चल तो रहा है। यस सर। तो सर मतलब ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, तो हाँ। सर जो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स रहे थे तो मतलब क्या आपने ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करा कि लाइक कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आपका स्कोर इतना इंप्रूव होता गया एंड मतलब आपकी रैंक नहीं 9 देखो, आई? फ्रैंकली तो देखो मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं था कि मेरी तैयारी नहीं थी, ये था कि पिछले 2 बार से कुछ ऐसा हो जा रहा था कि लास्ट के 4 मंथ्स में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कुछ ना कुछ कोविड की वजह से या फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए कि जैसे अक्टूबर आया तो अक्टूबर से मेरी पढ़ाई कुछ ना कुछ वजह से छूट जाती थी। तो यस। गेट में क्या होता है कि लास्ट का प्रिपरेशन बहुत क्रूशियल होता है। भले आप कितने बड़े, आपको आता हो, बहुत आता हो, आप बहुत पढ़ लिए, बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए या पीएचडी कर लिया आपने, लेकिन गेट में अगर आप। सर आप ऑडिबल नहीं, आप म्यूट हो गए हैं। यस हाँ सर। अब आया, सॉरी यस सॉरी। हाँ मैं कहाँ कहाँ तक छोड़ा था मैंने। सर। सर आप बता रहे थे कि आपने कैसे स्ट्रैटेजीज को यूज करा था एंड कैसे-कैसे हाँ स्टार्ट। मैं ये कहता कि मतलब लास्ट के 4 मंथ्स मेरा रुक जा रहा था, यस सर। कि दोनों साल से। हुँ। तो और गेट के लिए जरूरी है कि दोनों से आप लास्ट का 3 मंथ्स जम के दें अपना पूरा पूरा हुँ। फुल एफर्ट। वो नहीं दिया तो नहीं हो पाता है। और वही इस बार वही था कि ऐसा नहीं था कि तैयारी नहीं थी मेरी, हाँ एज चाहिए था, वो जो मेडिसिन ने दे दिया वो तो ठीक है, वो तो कोचिंग दे देता है, क्योंकि आप जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो बहुत अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज दी जाती है सब्जेक्ट की। जो मेडिजी या कोचिंग सेंटर्स पढ़ाते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज देते हैं कि हुँ। आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे बस स्ट्राइक ऑन करके आगे बढ़ना है। तो वही चीजें आप जब टेस्ट सीरीज देते हो लास्ट के टाइम पे तो आप सीखते हो। और जब आप बाहर निकलते हो, इधर उधर देखते हो, एक दूसरे से बात करते हो, जो इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है कि भाई आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो उसी की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज में 10 तरह के लोग मिलते हैं कि भाई हर हर अलग तरह की फील्ड के लोग हैं, कि आप आईटी वाले से भी मिलोगे, मैकेनिकल वाले से भी मिलोगे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कॉलेज में एमबीए वाले भी रहते हैं, फेस्ट भी चल रहा है, बहुत कुछ चलता है, तो आपको वो एज नहीं मिल पाती कॉलेज में। हुँ। तो वो एज जब मिले और फिर environment भी मिले और लास्ट का टाइम दे दो, तो फिर आपका फिर गेट निकलने से फिर दिक्कत नहीं होता है।
अदरवाइज फिर वही होता है जो मेरे साथ हुआ लास्ट 2 साल, वो तैयारी नहीं हो पाई तो वो रैंक बताती है। तो सर जैसे अभी बहुत सारे सीनियर्स हैं सर, उन्होंने अपना दे दिया, तो सर उन्हें मेरी मतलब बात काफी समय बात हुई थी मेरी। यस सर, सर उन्हें मतलब क्या फाइनल टच देने की ज़रूरत है कि अब फाइनल ईयर में मतलब वो रहते ही कॉलेज में अपना क्लियर कर लें? देखो, होता तो मुश्किल है क्योंकि कॉलेज में एक अलग तरह का प्रेशर रहता है। ये तो एक बहुत बट ऑब्वियस बात है कि आपको प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, असाइनमेंट्स देना है, अटेंडेंस अपने कॉलेज में एक बहुत बड़ा इशू रहता है थोड़ा सा, कि अटेंडेंस होना जरूरी है, एक कॉलेज का वो ऐसा है अपने। तो उसके साथ अगर करना है तो फिर ये है कि आपको थोड़ी चीजों को बाई साइड रखना पड़ेगा अपनी। आप पहले तो मतलब आप अपना प्रायोरिटी फिक्स कर लो कि आपको करना क्या है। अगर आपको गेट पे ही फोकस करना है तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं कि भाई किस तरह से जो बाकी चीजें हैं उसको हल, मतलब ऐसा भी ना साइड कर दिया जाए कि अब ऐसा साइड कर दिया कि अब फिर फैकल्टी आके सर पे चढ़ गई कि तुम तो कर ही नहीं रहे हो, क्लास ही नहीं आ रहे हो। इतनी क्लास कर लो कि 75% नहीं तो 75 तो कम से कम 70% अटेंडेंस हो जाए। प्रोजेक्ट के लिए ऐसे गाइड सिलेक्ट कर लो कि जो आपको थोड़ा सा लीनियंसी दें, एकदम स्ट्रिक्ट ना रहे आप पे। आपको थोड़ी सी लीनियंसी मिलेगी तो आप टाइम दे सकते हो उसको अपना। और फिर कोशिश करो कि कॉलेज के करिकुलम में ही अपना गेट का वो मिक्स करके चला लो। ये चीज कर सकते हो। आजकल तो जैसे मेरी कई सीनियर जूनियर से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया था और उसके साथ किया है तो अच्छी अच्छी रैंक्स भी तो आई है इस बार अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर से। यस सर, यस शायद मुझे लगता है कि 800 और कुछ 700 600 कुछ तरह की रैंक्स आई भी हैं अपने। सर। और इस बार का पेपर टफ भी बहुत आया था। सर। तो इतनी रैंक, एक तो अभी पता नहीं मुझे नाम भूल जाता है, तो पता नहीं कोई तो मुझसे कह रहा था कि सर 800 रैंक आ गई है मेरी। अब मैं, अब मतलब आगे क्या करूं अब। तो मैंने उससे ये कहा था कि अब या तो मेडिसी का रैंक इंप्रूवमेंट बैच ले लो, मतलब या तो 1 साल ड्रॉप करना कोई खराब नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं और फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल ईयर खत्म होने के बाद आप 1 साल ड्रॉप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहता है। यस। तो यही है क्योंकि लेकिन कॉलेज के साथ करना मुश्किल होता है, ये एक बट ऑब्वियस बात है हुँ। कि आप कॉलेज के साथ तैयारी करना में इज अ हार्ड नट टू क्रैक। यस सर। सर मतलब जैसे फिर आपका डेली शेड्यूल कैसा-सा रहता था कि एक तो ये आइडियल क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा कि आप कितने घंटे हाँ पढ़ाई करते थे? तो हाँ, ये नहीं नहीं, देखो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ रहा था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं रहा है कि मैं 12 घंटे या 13 घंटे कभी पढ़ रहा था। ये था कि जब लास्ट का टाइम आया तब मैंने, हाँ, अपने 8 से 9 घंटे में यूटिलाइज करता था टेस्ट सीरीज के लिए। वरना जनरली जैसे पूरे टाइम पे भी 5 घंटे दिन का मैक्सिमम अगर पढ़ लिया, मतलब एक इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन बता रहे हैं। जैसे आप अगर आप बैठ जाओ पढ़ने तो ये नहीं होता कि आप 7 घंटे बैठे तो आपने 7 घंटे पढ़ ही लिया। दिमाग में बहुत कुछ आता है, आप थोड़ी देर मोबाइल भी देखेंगे, अपने चैट्स भी देखेंगे, मेल्स आते हैं, मेल्स चेक करोगे, थोड़ी देर आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, सॉन्ग सुनोगे, बहुत कुछ करोगे, घर के डेली के काम होते हैं वो भी करोगे। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन 4 to 4.5 आवर्स से ज्यादा मेरा कभी रहा नहीं। कि मार्च से अगर प्रिपरेशन मैंने शुरू की तो मार्च से लेके नवंबर तक की बात है, क्योंकि नवंबर से फिर एग्जाम आने आने लग गए थे, अलग अलग और एग्जाम भी वो दिए थे तो उनके भी एग्जाम के फॉर्म्स आने लग, मतलब डेट आने लग गए थे। अच्छा। तो फिर नवंबर के बाद से, जो याद है 15 नवंबर के बाद से फिर मैं 7 to 8 आवर्स अपने टेस्ट सीरीज के लिए निकालता था। हुँ, उसके पहले तो आप इफेक्टिवली 4 and 5 आवर्स पढ़ लो, उतना सफिशियंट है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। मेन चीज है कि आपको सस्टेन करना आना चाहिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है। मान लो आज पढ़ा तो आज के दो, आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी करो कि 2 महीने बाद भी आप उसको सस्टेन रख सको। अब उसके लिए आप कंटिन्यूअस रिवीजन करते हो, किस पेस में करते हो और किस टाइम लैप्स में करते हो, ये आपको डिसाइड करना है। ये मैं नहीं, ये मैं, ऐसे मेरे लिए तो था कि मैं 2 हफ्ते में एक बार देखता था। यस। और ऐसा कोई मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि भैया मुझे 2 हफ्ते में देखना ही देखना है। हुँ, कभी कभी नहीं देखा, भूल गए, सबके साथ होता है, इंसान है। तो ये बस ये है कि थोड़ा मेंटेन करके चलो, एक एक टॉलरेंस लिमिट के साथ अपने एक पाथ को मेंटेन करके चलना पड़ चाहिए कि हमको इतना तो करना ही करना है। फिर बाद में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हुँ, फिर वो देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इतना करके चलना ही है हमको। यस सर। और लास्ट टाइम में आप टेस्ट सीरीज दे लो, जितनी दे पाओ, जितनी ज्यादा दे पाओ उतना अच्छा। क्योंकि वो आपके मिस्टेक्स को बहुत, मैं गेट वालों के लिए बोल रहा हूँ कि वो आपके मिस्टेक्स को बहुत रेक्टिफाई करने में बहुत मदद करता है। यस सर। तो सर जैसे अभी आपने बताया रिविज़न की टेक्निक्स वग़ैरह, तो सर मतलब हम्म। जैसे अभी हम अगले सेमेस्टर्स में मूव ऑन कर रहे हैं, करंटली कोई सेमेस्टर हमारा चल रहा है, तो सर जो प्रीवियसली पढ़ा हुआ है वो तो एकदम फ्लैश आउट हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ ये तो है, ये तो तो 2 महीने सर में फ्लैश मतलब आउट हो जाता है। देख रहे हैं सर तो वो कुछ याद ही नहीं है कि क्या पढ़ा है
पिछली बार। तो सर उसको कैसे कोप अप करें, मतलब कैसे साइमल्टेनियसली वो भी चलता रहे कि पिछला इतना भी नहीं भूल रहे हैं? देखो आप कुछ मत करो, जैसे अपने नोट्स बनाओ। मैं तो यही करता था, जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स आज तक मेरे पास सलामत रखे हुए हैं, कि जहाँ पे भी मेरी स्टडी है वहां पे मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स भी सही सलामत रखे हुए हो, चाहे फिजिक्स के नोट्स हो चाहे मैथ्स के नोट्स हो। जो भी आपके नोट्स हैं, तो वो अपने नोट्स को सलामत रखिए। जैसे बहुत लोग करते हैं कि भाई पहला सेमेस्टर निकल गया, उसके नोट्स हो गए रद्दी, बेचो, खत्म करो, हटाओ, आग लगाओ, खत्म करो। तो वो मत करो। जो भी नोट्स बनाए जैसे भी बनाए, भाई मेरी भी राइटिंग बहुत खराब थी, मेरी राइटिंग कोई बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी कि मेरे नोट्स ऐसे कि कोई और मेरे नोट्स से पढ़ नहीं सकता। लेकिन जो कुछ भी है उसको बस अपने पास रखो, कि जब कभी मान लो, जैसे मान लो कि थर्ड सेम चल रहा है आपका, अब मुझे पता नहीं तुम लोगों को क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, हम लोगों के टाइम पे सिग्नल और एक सब एनालॉग शायद चलता था। यस तो सर। अब सिग्नल सिग्नल पढ़ लिया, एनालॉग पढ़ लिया, अब उसके नोट्स को आप भाई साइड करके अगले सेमेस्टर के लिए रख लो, मत पढ़ो अगले सेमेस्टर में, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी जरूरत लगे, कि जब भी हम गेट का प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं, तो भाई एडवांस लेवल किसी मेडिजी का कोचिंग का मटेरियल पढ़ने से पहले जो आपको कॉलेज में जितना भी आपके पास है, एटलीस्ट वो पढ़ लो। भले उससे फाउंडेशन नहीं बनेगी, लेकिन कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा। यस सर। बस अपने नोट्स में, मेरा तो यही टारगेट था कि अपने नोट्स मेंटेन करके संभाल के रखो, वो बहुत हेल्प करते हैं। अब तो भारती मैम चली गई, वरना भारती मैम के नोट्स तो बहुत क्वालिटी नोट्स हुआ करते थे। वो पूरा कभी नहीं पढ़ाती थी, लेकिन जितना पढ़ाती थी उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता था। ये था उनका। यस सर। वो कहीं से मिल जाए तो जुगाड़ कर लो उनका। ओके सर। तो सर जैसे आपका लास्ट में 1 महीना बचा है गेट को या 15 दिन बचे हैं, तो सर मतलब उस टाइम पे कैसे, इतना वास्ट सिलेबस है, तो सर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका थोड़ा-सा आइडिया रहता है कि लो वेटेज के हैं, तो उनको सर थोड़ा हाँ, साइडलाइन कर दें कि इग्नोर कर दें, या फिर सर उनको भी कवर करना बिल्कुल, उतना बिल्कुल कर इम्पोर्टेंट? सकते हो, कोई वो बात नहीं है। जैसे जैसे मेजरमेंट या ईएमएफ के जैसे सब्जेक्ट होते हैं, यस। तो आप उनको साइडलाइन कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि भाई वो जिससे ज्यादा वेटेज का आना है वही पढ़ूंगा ना। हुँ। बेसिकली बेसिकली लास्ट टाइम में वो पढ़ा जाता है जिससे एवरेज वेटेज का आए, लेकिन ऐसा आए जो कर ले जाए। यस सर। अब कोई सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कठिन माना जाता है, तो अब उसी को पढ़ने में लगे रहोगे तो फिर कंट्रोल सिग्नल के सवाल भी नहीं लगेंगे, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। आप अपने 4 नंबर के चक्कर में अपने 12 नंबर गवा दिए, तो फिर तो हो गया। वहां तो 1 नंबर पे रैंक वो होती है। गेट का एक बहुत बड़ा ये फ्लॉ बहुत बड़ा है, कि वो दिन बहुत मैटर करता है आपके लिए। जिस दिन एग्जाम है उसके 4 दिन पहले से आपका कैसा मेंटल स्टेट है, क्या कर रहे हैं आप, एग्जाम का इन्वायरमेंट कैसा है, आपको कैसा सिस्टम मिला है, वहाँ पे बैठने को कैसी जगह मिली है, उस दिन आपका परफॉर्मेंस कहता है। क्योंकि वो आपके साल भर की मेहनत नहीं जज करता, आपके 3 घंटे की मेहनत को जज करता है। एक दो सिली मिस्टेक हो गई तो आपका ऊपर से बहुत नीचे आप डाउन हो जाएंगे। ये गेट का बहुत बड़ा फ्लॉ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को और ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेने चाहिए, कि वो केवल आपकी 3 घंटे की मेहनत देखता है। एक बहुत बड़ा गैम्बल है ये वहां पे, कि आपने साल भर तो बहुत अच्छी मेहनत की, भगवान ना करे लेकिन कभी कुछ हो गया अगर, तो पेपर के पहले जरा सी तबीयत खराब हो गई, तो लेने के देने पड़ गए। अब जैसे मेरी, जैसे 5 4 या 5 तारीख को गेट था, मेरी हुँ, 13 जनवरी को थोड़ी सी वायरल फीवर हो गया था मुझको। अब वो 5 6 दिन मेरे ले गया, पूरे पूरे मतलब एकदम बेड रेस्ट पे चला गया था मैं। हुँ, तो मुझे वही लग रहा था कि अब भाई मेन टाइम पे तो हो नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये तो भला है कि वो जल्दी से निकल गया, तो मुझे टाइम आखिरी का 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता टाइम मिल गया था। यस सर। ये चीज बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई पहला अपना 1.5 साल आप एक्सप्लोर कर लो, कि सिर्फ अंधी चाल मत चलो कि हमको गेट ही करना है। कुछ और भी अगर, क्योंकि कॉलेज का टाइम वही होता है कि आप कॉलेज के टाइम में आप एक हाइबरनेशन उसमें होते हैं, कि आप सोच भी सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई प्रेशर नहीं होता है ऐसा थर्ड ईयर और फोर्थ, क्या कहते हैं, थर्ड ईयर कह रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है थर्ड ईयर से, जब आपको लगता है कि अब 2 साल बचे हैं, अब कुछ करना नहीं, पड़ेगा नहीं। वरना कुछ हो नहीं पाएगा। यस सर। और तो सर मतलब जैसे लास्ट का टाइम है, तो सर उसमें शॉर्ट नोट से रिवाइज करना चाहिए या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, मतलब किस दोनों तरह कर से सकते, करना चाहिए? लास्ट का 3 मंथ्स आप यूटिलाइज करो। देखो कि मेरा तो ऐसा था कि मैं जितनी बार भी रिवाइज करता था, पूरे शॉर्ट नोट्स नहीं, जितना जरूरत का लगे उतने शॉर्ट नोट्स आप अपने उससे बनाइए। कुछ लोग होते हैं केवल फॉर्मूला लिखते हैं, भाई कुछ लोगों को सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कॉन्सेप्ट भी लिखते हैं, कि मुझे ये वाली चीज नहीं याद रहती है तो मैं ये भी लिखूंगा भाई। तो आपको अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना है कि मेरा कॉम्पिटेंस कितना है, मैं उस हिसाब से उसके आगे के एक्सेल करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊं। शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने एक बार अपना एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो दोबारा उसकी कॉपी ना पलटाएं। कॉपी पलटाना इज नॉट अ गुड वे टू स्टडी।
कि कॉपी के पन्ने पलट के पढ़ रहे हैं। आपको भले ही आप एक बार भी रिवीजन नहीं किए हैं, आपका मन नहीं कर रहा है रिवीजन करने का कॉपी से, गो फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगाओ। नहीं होगा पहली बार में, चलो 0 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में आएगा मैं कहता हूँ, तो क्या घाट थोड़ी ना जाओगे। आने तो जो हो रहा है, कम से कम एक बार टेस्ट सीरीज लगाओगे, समझ में तो आएगा क्या गलती की, क्वेश्चन उसी को टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन देखो। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने टेस्ट सीरीज दी तो मेरा क्या पहली बार से रैंक 1 थोड़ी ना आ रहा था, कि कुछ ऐसे हो जा रहा था कि चमत्कार थोड़ी ना हो जा रहा था कि भाई मेरे 100 में 85 नंबर पहली बार में आ जा रहे थे। मेरी भी बहुत गलतियां हुई, बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी होती थी कि भाई पेपर ही पूरा नहीं हो पाता था। पता चला 25 क्वेश्चन का पेपर है, 12 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर टफ टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज दो, और उसके बाद आपका खुद ब खुद मन करेगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, मुझसे नहीं हो पाया, तो अब मुझे इस वाले क्वेश्चन का एटलीस्ट मैं ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो कॉपी खोल के देख लूं। जब अब एक बार आप कॉपी खोलोगे तो बनने और देखोगे, आपको पता रहेगा कि क्या देखना है। अदरवाइज तो जो बेफालतू का ट्रैश कंटेंट भी होता है वो भी पढ़ोगे। ये चीज है। और लास्ट के 3 मंथ्स टेस्ट सीरीज देना है, ये तो मैं क्या, सबको ही बोलता है। तो मेरा भी पर्सनली अनुभव है, एक्सपीरियंस की, कोई भी टॉपर होगा या कोई भी जिसने भी थोड़ा भी वो किया होगा, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि लास्ट के 3 मंथ टेस्ट सीरीज जरूर दो। आपके टीचर्स, आपके नोट्स, आपके शॉर्ट नोट्स, कुछ भी आपको उतना मदद नहीं करेगा जितना टेस्ट सीरीज मदद करेगी। यस सर। तो सर उसकी एनालिसिस किस तरह से करनी चाहिए टेस्ट सीरीज की? देखो टेस्ट सीरीज होता है, आपको बहुत टेस्ट सीरीज आपको ये नहीं सिखाता कि आपका क्वेश्चन कैसे, ये वाला क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना। टेस्ट सीरीज बेसिकली डिजाइन इसलिए की जाती है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ना ही बने, ताकि आप ये सीख पाए कि मेन पेपर में आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, या आप क्वेश्चन देखा और छोड़ के स्किप करके आगे बढ़े कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। ये कोई क्वेश्चन बहुत कठिन है, इंटेंशनली वो गेट वाले टफ बनाते हैं, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम पेपर की बात कर रहा हूँ, कि कुछ वो क्वेश्चन टफ बनाते ही हैं, ऑब्वियसली बनाएंगे, उनको अपना स्टैंडर्ड दिखाना रहता है। तो हमें ये करना है कि हमें उन क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन 2 मार्क का है, अगला वाला इजी क्वेश्चन भी 2 मार्क का है। अब वो दिया तो 2 मार्क के क्वेश्चन के चक्कर में आप 15 मिनट खराब कर दीजिए, या तो उसके चक्कर में 12 नंबर गेन कर लीजिए। तो टेस्ट सीरीज आपको 3 चीजें सिखाता है। पहला चीज कि आपको कैसे टाइम में मैनेज करके एटलीस्ट ये करना है कि 65 के 65 या 65 क्वेश्चन जो है आप कम से कम देख डालें। यू मस्ट बी एबल टू गो थ्रू ऑल दैट क्वेश्चन। दूसरी चीज, आपको कौन से क्वेश्चन देखते ही स्किप करने हैं, ये एक तरीका टेस्ट सीरीज सिखाता है। तीसरी चीज कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की और वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो, वो चीज टेस्ट सीरीज सिखाती है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ लोग होते हैं कि मिस्टेक्स अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, मैंने एक टाइम तक, थोड़ा टाइम तक किया था, फिर मेरा मन नहीं करता था करने का। ये जैसे जो बहुत सिली मिस्टेक्स हैं वो लिख लीजिए कि भाई अब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई, किसी चीज से किसी चीज से। जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो कभी कभी होता है कि आप क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो ये चीज टेस्ट सीरीज सिखाती है कि आप क्वेश्चन देखें, आपको की पॉइंट्स मिल जाए, आप सोल्यूशन तक पहुंच जाए। यस सर। तो सर आपने जैसे गेट क्लियर करा, तो सर उसके हाँ। बाद का एक रफ टाइमलाइन बता दीजिए, कि बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जैसे गेट क्लियर करने के बाद कितना टाइम रहता है कि ईएस का प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो लाइक जैसे उसमें कितना किस तरह का टाइमलाइन चलता है? जैसे देखो, अभी तो मैं तो ईएससी की तैयारी कर नहीं रहा था, बस अच्छा। मैंने भर दिया था फॉर्म, क्या कहते हैं, प्री का। अब वो भगवान की दया है कि निकल गया प्री, क्योंकि मैंने कभी नॉन टेक पढ़ा नहीं था मैंने कभी, और ना मेरा कभी मन था नॉन टेक पढ़ने का, कि मैं, मेरा क्या टेक्निकल में इंटरेस्ट रहता था, प्योर कोर टेक्निकल, वही मेरा इंटरेस्ट का वो था, तो मैंने भर दिया था। लेकिन अब वो बस मार्क्स क्वालिफाई हो गया। तो ये होता है कि गेट के बाद आप ऐसा ना करें कि गेट का पेपर खत्म हुआ फिर ईएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईएससी करना ही है तो मेरे जैसा ना करें कि आप सिर्फ गेट की तैयारी करें। शुरुआत से ईएससी को पहले टाइम दें, वो लास्ट के 3 से 4 महीने छोड़ दें उसको, उसके पहले तक ईएससी का कंटेंट आप डेवलप करके रख लें, नॉन टेक वाला। हुँ। एटलीस्ट ना नॉन टेक सही तो कम से कम जो अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल या ये सब जो जो गेट में नहीं होते, यस सर। वो सब्जेक्ट्स आप देख लो थोड़े बहुत, और उसको करके लास्ट में रख दो, फिर अपने गेट पे लग जाओ टेक्निकल कंटेंट पे, क्योंकि गेट के बाद ईएससी के प्री के लिए इस बार शायद 10 से 12 ही दिन बचे थे बस, अच्छा। उतने दिन का ही टाइम रहता है। और ये किसी ने हाथ हैंड रेस किया है, क्या बात है, आकाश चंद्रा। पूछ लो। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखो मुझे बहुत वो मत समझो, मैं तुम्हारा ही सीनियर हूँ, जो पूछना हो पूछ लो। नमस्कार। हेलो। नो सर, अभी नहीं। सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक अच्छा, ठीक है, ओके। ओके सर, सो मतलब गेट में इतनी अच्छी रैंक आई है, तो सर है। आपका क्या प्लान है कि आपको पीएसयू करना है कि एमटेक करना है, क्या प्लान है आपका?
देखो एमटेक तो नहीं करूंगा, जहां तक मैंने सोचा था पहले, लेकिन अब एमटेक नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा उसमें कोई वो नहीं था, मतलब हाँ मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट था, लेकिन अब ये है कि अब अगर अब मुझे एमटेक करना होगा तो एटलीस्ट मैं एक पीएसयू स्पॉन्सर्ड एमटेक एक चीज होती है कि आप अच्छा। पहले कुछ साल पीएसयू में काम कर लीजिए, देन आपको वो अपर ग्रेड भेजने के लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक कराते हैं। जो कॉलेज आप विश करो, आपके गेट के स्कोर पे, क्योंकि 2 साल काम कराएंगे, और हम्म। फिर अगर आपको, क्योंकि गेट का स्कोर 3 साल वैलिड होता है, हम्म। तो आपको अगर थर्ड ईयर में एमटेक, थर्ड तीसरे साल में एमटेक करना है, तो उसी स्कोर के बेस पे आप एमटेक कर सकते हो। तो मुझे अगर एमटेक करना होगा आगे चल के, वो तो भी बात की बात है, तो पीएसयू स्पॉन्सर्ड एमटेक के लिए ही जाऊंगा। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अभी अब जो पब्लिक सेक्टर मिलेगा, शायद जहां तक मोस्ट प्रोबेबली पोसो को वो या जो भी मिल जाए वो ले लूंगा। और पीएससी की तैयारी अभी कर रहा हूँ इस समय, मेंस की प्रिपरेशन। मेंस आने वाला है जून में, तो हम्म। उसका प्रिपरेशन चल रहा है तो अभी सर, जैसे। यस सर। हाँ बताओ। नहीं नहीं सर, आप बोलिए। अरे ठीक है, हाँ वो तो मैं तो वही एसी वाली बात ही कहता। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, बस यही पूछना था कि मतलब कि इलेक्ट्रिकल के लिए आफ्टर क्लियरिंग गेट कौन सी हम्म। स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं, या कौन सी प्रिफर्ड स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें जाना चाहिए? देखो कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग गेट करके, जैसे मेरे जो सीनियर वाला बैच था, तो मैं हम्म। भी गाइडेंस के लिए उनको फोन करता था कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो बस ऐसे बताया कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो इवन गेट में 6 या 13 रैंक लाने के बाद भी आईआईएससी से एमटेक करने चले जाते हैं। अगर आपको पैकेज बहुत अच्छा चाहिए, यू हैव इंटरेस्ट इन मनी और इकोनॉमी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप एमटेक कर सकते हो किसी भी अच्छे आईआईटी से, आईआईएससी से। एनआईटी मत ही जाना, मैं तो कहूंगा एनआईटी। मैं कहता हूँ कि अगर आपको बहुत टाइम हो गया है, जैसे प्रिपरेशन करते 2 या 3 साल हो गए हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनआईटी, क्योंकि वहां से उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते हैं। वहां पे जो कंपनीज आती हैं, क्योंकि मेरे कुछ, जब मैं कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रहा था तो कई एमटेक वालों के कांटेक्ट में था मैं, तो वो लोग वहां से बताते थे कि भाई आप अगर आईआईटी से एमटेक करके, बीटेक करके कहीं एनआईटी पे एमटेक करने जा रहे हो, तो वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे वहां पे। कि आपको ऐसा, आप कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि आपका ये नहीं है, या आपका बीटेक के बाद आपका ये गेट इससे अच्छा नहीं हुआ, या 2 साल का गैप है, तो हम आपको नहीं लेंगे। यस। आईआईटीज में जो कंपनी आती है, या आईआईएससीज में कंपनी आती है, वो ऐसा कुछ नहीं करती है। उनका ये है कि आप भाई अपने टैलेंट के दम पे आए, जो भी आपका है आप हमारा इंटरव्यू दीजिए, क्लियर करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं आईआईएससी वगैरह में। इवन यस। 44 लाख और 60 लाख के भी पैकेज बहुत जनरली लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये मैं टॉप मोस्ट पैकेज बता रहा हूँ। अच्छा। तो अगर अब इकोनॉमी वाइज जाना है, मॉनेटरी के उससे देखना है, तो एमटेक करना इज द बेस्ट। लेकिन यहाँ हम लोगों को होता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए फिर पीएसयू बेस्ट है, पीएसयू आईएएस बेस्ट है। यस सर। आपको अगर पावर चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में गैजेटेड ऑफिसर बनना है, कुछ लोगों का ड्रीम होता है, हर तरह के ड्रीम होते हैं लोगों के, तो फिर आईएएस बेस्ट है। यस सर। अगर आपको एक मतलब एक वो वाली लाइफ चाहिए कि एक एम्प्लॉय की तरह और अच्छे खासे पर्क्स मिलना है आपको, तो पीएसयू, कोई पीएसयू उठा के ले लीजिए। यस सर। कुछ भी कर सकते हो आप, और ये नहीं कि आप बाद में स्विच नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं कि भाई गए पीएसयू, उनका नहीं मन लगा, उनको नहीं वर्क कल्चर पसंद आ रहा वहाँ का, छोड़ देते हैं। आईएएस का तैयारी किया 1 साल, निकाल, कैलिबर तो है ही है, निकाल लिया, अब अधिकारी बन गए। वो भी मन नहीं किया, वो भी छोड़ देते हैं, अपना कुछ खोल लिया। यस तो सर। आपको करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस ये है कि एक बार आपको एटलीस्ट मेहनत करनी पड़ेगी, यस कि सर। आप एटलीस्ट अपना एक मिनिमम टाइम लैप्स दे के आप उतना कैलिबर डेवलप कर लो कि मैं अगली बार अब कोई भी एग्जाम दूं तो ये ना हो मुझे कि मैं कहीं 1-2 नंबर से चूक गया। हम्म। इतना आपको एक बार में अपने आप में डेवलप करने की जरूरत रहती है। हम्म। यस सर। तो सर, गेट स्कोर के बेसिस पे सर ऐसी कौन सी लेसर नोन डोमेन्स है, लाइक हमें एमटेक पीएसयू का तो पता है, तो सर और भी कोई हम्म। ऐसी डोमेन्स है जहाँ पे गेट स्कोर वैलिड है, या वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं? गेट स्कोर देखो, निटी मुंबई में वैलिड होता है गेट स्कोर, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज जर्मनी की होती हैं जो गेट स्कोर लेती हैं। और एक बहुत अच्छा मैं वो बता देता हूँ कि जैसे कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों को रिसर्च में जाना होता है, लेकिन गेट स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया होता है, हम्म। तो एक बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी होती है। आपको अच्छा। एमटेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हो, या आप एमएस प्लस पीएचडी ले सकते हो। और फॉरेन से नहीं, यही अपने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली से। तो और ये इवन बहुत लो गेट स्कोर पे भी ले लेते हैं। बट यस। डिपेंड करता है कि आपका जो वो है, आपका रिसर्च का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो एज आप चाहो तो कॉलेज के प्रोजेक्ट पे अपने रिसर्च के बैकग्राउंड को अच्छा कर सकते हो, हम्म। या आप उस लेवल पे अपने आप को डेवलप कर लो कि जब आप वहां पे लेके जाओ तो अपना प्रेजेंटेशन कराते हैं वो लोग पूरा एक,
कि आपने जैसे मान लो कि आपका जैसे मान लो कि 400 से 500 का गेट स्कोर बना। अब बहुत अच्छा गेट स्कोर नहीं है कि सिलेक्शन होने के लिए एमटेक में, नहीं होता है इलेक्ट्रिकल केस में। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते तो नहीं होगा सिलेक्शन, इम्पॉसिबल। लेकिन आप डायरेक्ट पीएचडी में प्लेसमेंट पा सकते हो, प्लेसमेंट कह रहा हूँ, एडमिशन पा सकते हो। एडमिशन, यस। आप एडमिशन ले लोगे, आपको वहाँ पे ग्रांट मिल जाएगी। इवन जो जनरल नॉर्मल पीएचडी कर रहे होते हैं वो 31,000 मंथली स्टाइपेंड ले रहे होते हैं। आपका अगर प्रोजेक्ट वहाँ पे अप्रूव हो गया, आप 70,000 तक का स्टाइपेंड ले सकते हो वहाँ से। इस तरह का रहता है। और 70,000 एक बहुत नॉमिनल सैलरी मानी जाती है। स्टाइपेंड है, आपका टैक्स नहीं लगेगा उस पर। आपको 70,000 स्टाइपेंड 5 साल के लिए मिल रहा है। आगे के बाद अब एक बार आपने पीएचडी कर लिया तो फिर ये नहीं होता कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप बैठे रह जाएंगे किसी अच्छी जगह से पीएचडी करने के बाद। यस सर। तो ये भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं ये। और अगर आपको पीएचडी नहीं करनी, कुछ लोगों को भाई 5 साल का टाइम बहुत बड़ा लगता है, फैमिली सिचुएशंस होती हैं, तो आप एमएस कर सकते हो। एमएस भी इतने कम गेट स्कोर में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो रिसर्च का बैकग्राउंड है या जो आपने अपना बैकग्राउंड डेवलप किया है। सबका नहीं होता, आपको डेवलप भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो यस। उनको वहाँ पे अच्छा लगना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। अच्छा। वहाँ पे गेट स्कोर नहीं, वहाँ पे वो मैटर करता है कि आपने उस समय अपना पर्पस क्या दिखाया है, कि हमको क्यों करना है रिसर्च, या हमको क्यों हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एमटेक में वो चीज, वो इसको नहीं लेते, क्योंकि एमटेक एक कोर्स बेस्ड वो है प्रोग्राम, और यस। जो ये एमएस और पीएचडी है ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें बच्चे का इनपुट ज्यादा होता है। एमटेक में तो जो कॉलेज का करिकुलम है उसी का इनपुट ज्यादा होता है। तो ये चीज आप ये भी कर सकते हो। कुछ जैसे जर्मनी की फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो भी गेट्स का स्कोर लेती हैं। मतलब सिंगापुर और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज गेट के स्कोर से आप वहां जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो वहां से। ये भी गेट के स्कोर से होता है। यस सर। तो सर मतलब जैसे अब्रॉड जाना है, अब्रॉड फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो सर मतलब वहाँ पे जीआरई मतलब नेसेसरी है? जीआरई एंड टॉयफल देना पड़ता है उसके लिए, वो तो जरूरी है। तो सर आप मतलब जीआरई गेट बेसिस पे नहीं हो सकता है? नहीं, आप जीआरई ना दो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको टॉयफल क्लियर करना पड़ेगा। ओके सर। एटलीस्ट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप किसी प्रोफेसर को मेल करेंगे जब अपना गेट का स्कोर या अपना रिसर्च इंटरेस्ट, तो वो यस। आपसे आपका भले जीआरई का स्कोर ना मांगे, आपसे टॉयफल का स्कोर जरूर मांगे, कि भाई वो जरूरी भी है कि आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं उनके लैंड पे। अब वहां जाके हिंदी थोड़ी ना बोलेंगे, वहां तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। तो आपको एटलीस्ट इतना तो इंग्लिश आना चाहिए कि आप वहां पे आपके कहीं उसी लैंग्वेज के फोबिया के चक्कर में कहीं आप वो सफोकेट ना हो जाए वहां पे, कि हम मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। यस सर। यहाँ तो है कि आप भाई हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां थोड़ी ना ऐसा है। वहां आप माइनॉरिटी है, वो मैं। तो यस। आपको और इसमें ये भी होता है कि आप अगर गेट का स्कोर कम है, आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप किसी प्रोफेसर को, जैसे आप नेट पे यूनिवर्सिटी में सर्च कर सकते हो कि कौन सा प्रोफेसर आपके उसमें आता है। तो जरूरी नहीं है कि उनका कॉलेज का करिकुलम शुरू भी हुआ हो फॉरेन में या ना शुरू हुआ हो। आप उनको मेल कर दो अपना सब कुछ, सारी डिटेल्स, और आपका क्या है रिसर्च बैकग्राउंड, आपका टॉयफल का स्कोर, आपका गेट का स्कोर, आप क्यों करना चाहते हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। तो वो बिना करिकुलम स्टार्ट के या मिड में ही आपको ले लेंगे अपने अंडर में, एज अ पीएचडी फेलो और एज अ एमएस फेलो, वो आपको ले लेंगे। और कुछ टाइम के लिए आप बिना उसके वहां पे रह लो, और जब नेक्स्ट करिकुलम शुरू होगा तो आप वहां ज्वाइन कर लो। ओके सर। ये भी होता है। यस सर। तो सर आपने कौन सी लाइक आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो आपने स्टैंड उन्हीं बुक्स को फॉलो करा होगा मेनली, तो सर आपने और भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स को भी बहुत रिलीजियसली फॉलो करा था, या फिर सिर्फ कोचिंग मटेरियल को ही? नहीं नहीं, आपको मैं तो ये कहूंगा कि कोचिंग मटेरियल भले आप एक बार को फॉलो ना करो तो चलेगा, एटलीस्ट आप एनपीटीईएल जरूर पढ़ो। वो क्योंकि पेपर बनाने वाले भी वही टीचर्स हैं जो वहां पढ़ाते हैं, वही टीचर्स पेपर, तो वो जो आपको पढ़ाएंगे एटलीस्ट आपको उनसे कुछ तो वो मिलेगा कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं वो। एनपीटीईएल में जो पढ़ाते हैं उससे काफी हद तक मदद मिलती है आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। आप स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़िए, कि जो भी सब्जेक्ट की फॉरेन ऑथर्स की बुक आती है, क्योंकि भाई वो लोग भी तो वहाँ पे आईआईटी में वही फॉलो कर रहे हैं। उन्हें अपनी थोड़ी ना बुक्स लिख रखी है कि वो अपनी बुक से पढ़ा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर्स की बुक है, मैं तो कहूंगा जो यहाँ मतलब बेसिक में आप जैसे जैसे मशीन्स है, आपको मशीन्स पढ़ना है, तो अभी तुम लोग के सेकंड ईयर में जैसे कोई एक सब्जेक्ट बताओ तो मैं उसका एलाबोरेट कर दूं, कि सर मैं जैसे मशीन। एनालॉग मशीन्स। हाँ जैसे एनालॉग है, चलो। यस सर। तो अब एनालॉग में तुमको बोलेंगे कि भाई एनालॉग में जो एक यूए बख्शी शायद एनालॉग की आती है, तो बहुत लोग वो पढ़ते हैं। यस सर। हाँ, जहाँ मुझे नाम याद नहीं है, शायद पता नहीं कौन सी कुरैशी है बख्शी कोई है। यस। तो ठीक है, शुरुआत में उसको पढ़ना सही है,
कि आप पहला महीना आप उसको पढ़ लिए, ठीक है, आप बेसिक उसके करते जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो उसकी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं जैसे डोनाल्ड ए नीमन है, बॉलेस्टेड है, मिलमन, हल्के हाथ चलो ना लगाओ, लेकिन कम से कम ये दो बुक्स पढ़ो तो कम से कम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करो। सर एक जैसे बार करोगे। कहा ये जाता है कि वो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो इतनी गेट ओरिएंटेड नहीं होती हैं, तो आजकल सबको बहुत गेट ओरिएंटेड ये तो वो कोचिंग मटेरियल्स में मिलता है, तो सर इसकी तो वजह फिर वही से। तो दिक्कत होती है कि अगर पेपर कठिन आ गया तो सारा गेट ओरिएंटेड घरा रह जाता है। यस। गेट ओरिएंटेड ठीक है, एक बात अलग है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट भी तो स्ट्रांग होने चाहिए। गेट ओरिएंटेड आप तब पढ़ो जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। हिली रोड्स पे साइकिलिंग तब करोगे जब साइकिल चलानी आती हो। साइकिल चलानी आती नहीं है, हिली रोड्स की तरफ चले गए तो कैसे काम चलेगा? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए कि भाई वो आपको वो बुक्स आपको साइकिलिंग करना सिखाएंगे कि कुछ भी कठिन वहां पे वो आ जाता है, या कॉन्सेप्ट किस तरह से ट्रिकी वे में कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करके निकला जाता है, भले ही वो कन्वेंशनल है बुक्स हैं कि आपको लंबे प्रोसीजर की तरफ से ले जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक माइंड में पाथवेज डेवलप करता है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में यही प्रॉब्लम है कि भाई किसी ने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया, आप 12 मिनट ले रहे हो, सो वहीं पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। यस सर। तो सर तो कोचिंग ज्वाइन स्टैंडर्ड, करने का इसका एडवांटेज है कि जो भी गलतियां छोटी छोटी हो रही हैं या फिर मतलब कुछ भी जो ट्रिक्स पता चल जाती हैं कि वही 12 मिनट में जो सॉल्व हो रहा है वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाए, तो हाँ सर ये तो है ही, जैसे कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते हैं, और यस। आप इतनी मोटी बुक्स पूरी नहीं पढ़ सकते आप। यस। मैं तो ऐसा करता था कि मैं तो कभी थ्योरी नहीं पढ़ता था उन बुक्स की। मैं यही सजेस्ट करता हूँ लोगों की, थ्योरी आप या तो कॉलेज से पढ़ लो, या तो मैं तो यूट्यूब लेक्चर को उतना ज्यादा वो प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप जैसे कुछ कॉलेज में कोई नहीं ही पढ़ा पा रहा है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं अच्छे हो पाते हैं, तो आप उनको यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो। एक बार सब्जेक्ट कवर हो गया, देन आप स्टैंडर्ड बुक से न्यूमेरिकल्स लगाओ, पहले सॉल्व देन अनसॉल्व जैसा मन करे। उसके आंसर शीट या पीडीएफ हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि आप देख सकते हो उसके आंसर की कि उसमें आपको दिक्कत होगा, तो वो लगाओ। बुक से थ्योरी मत पढ़ो, बुक से थ्योरी पढ़ोगे नींद आएगा, सो जाओगे, कुछ नहीं होता वो। और वो सबके साथ यही होता है, बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब भी नींद नहीं आता। मुझे तो पता नहीं कैसे नहीं आता, मुझे तो बात बहुत आता नहीं। तो न्यूमेरिकल्स लगाओगे नींद नहीं आएगा, टेस्ट सीरीज दोगे नींद नहीं आएगा, क्वेश्चन लगाओ नींद नहीं आएगा। तुम पन्ना पलटना जहां आपने शुरू किया, या आपने बस आप थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, तो आपको नींद आएगा, आप सो जाएंगे। ऑब्वियसली बॉडी अपने आप थकान महसूस करने लगता है, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा इनपुट एक साथ ले रहा होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में माइंड क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा होता है कि मैं कैसे सॉल्व कर लूं, और जहां आपका आंसर करेक्ट आएगा माइंड एज उसको एज अ रिवॉर्ड समझता है, और फिर उसके आगे और आपको वो मोटिवेट करेगा कि भाई और लगाओ, चलो एक लग गया मुझसे। तो ये चीज है, स्टैंडर्ड बुक से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, कि गेट में वही आता है। आपको थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिस करनी है तो इवन ईएससी में भी आप थ्योरी नहीं पूछते, वो न्यूमेरिकल वाइज न्यूमेरिकल इंटेंसिव रहते हैं आप, तो ज्यादा थ्योरी नहीं पूछते आप। तो ये चीज बहुत जरूरी है, आप स्टैंडर्ड बुक से न्यूमेरिकल लगाओ, एनपीटीईएल का कोर्स मटेरियल्स लो। अब तो पता नहीं क्या कर दिया है तुम लोग के टिकट में कि ऑनर्स की डिग्री तब मिलेगी कि जब ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स करोगे। मेरे हिसाब से तो ये टेक्निकल कोर्सेज करवाते तो ज्यादा अच्छा रहता, कि कम से कम कंपल्शन भी रहता, पढ़ भी लेते। तो तो सर अभी टैटिस वाला भी है कि नहीं तुम लोगों के उसमें, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर क्या। कि जो एक टाइम पे हो गया नहीं गया था कि हम लोगों के बैच के बाद ये हुआ था कि आपको अगर ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो यस वो कुछ करना पड़ेगा ह्यूमन वैल्यूज वाले कोर्स, वो चीज अभी वैलिड है सर, कि कोर्सेज भी करने पड़ते हैं, फिर सर कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स इतने होने ही चाहिए, फिर उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, तो काफी कुछ कंपल्शंस कर दिए हैं। बढ़ा और दिए ना मतलब? यस सर, यस सर। और अब तो सर करिकुलम बहुत चेंज कर दिया है, फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा कर दिया है कि 100 नंबर का ही अब टोटल कर दिया है, 70 नंबर का ही अब एनसेम वगैरह का होगा, एंड 30 मार्क्स में हाँ सीटी वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा, जो कि पहले 50 मार्क्स का वेटेज रखता था। अच्छा, मतलब हम लोग जैसा कर दिया है फिर से। यस सर, और काफी। सेकंड ईयर से चेंज, सेकंड ईयर से फिर वही नहीं फिफ्टी नहीं फिफ्टी सर, वाला? नहीं, हमारा तो सर वही 150 वाला ही टोटल चल रहा है। बट अच्छा फर्स्ट, यस सर, फर्स्ट ईयर के लिए सर वही 100 मार्क्स का टोटल कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। यस सर। हाँ चलो बताओ क्या पूछ रहे थे आप? सर ये कि जैसे अब तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं सर, जहाँ देखो वही डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो हम्म। इस टाइम पर सर सोनली कैसे फोकस करें सिर्फ गेट पे, और उतनी सारी डिस्ट्रैक्शन को कैसे इग्नोर करें और अवॉइड करें। देखो ये इसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कि आप, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही मोबाइल बंद कर दो या इंस्टाग्राम या ये सब बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है, अदरवाइज आपका माइंड सफोकेट करके ब्लास्ट कर जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। सैचुरेट कर जाओगे एक बार तो दिमाग खराब हो जाएगा, सैचुरेट नहीं होना है कभी भी। आप जाओ अपना डेली लाइफ, ये करो कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करने का कोशिश करो जितना कर सको, क्योंकि भाई जो आपका दिमाग है एक कांस्टेंट इनपुट वाला काम करता है।
एक दिन में आप उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हो, उसके बाद वो फिर वो इन्फॉर्मेशन को हटाने लगता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे वो उसको लेगा नहीं, वो उसको परमानेंट मेमोरी में नहीं डालेगा। तो अब अपना जो स्क्रीन टाइम अदर देन पढ़ाई दे रहे हैं उसको जितना कम कर सके उतना अच्छा है। मैं जीरो करने की बात नहीं करता कि आप दिन में 1-2 घंटा आप अपना स्क्रीन टाइम दीजिए, कि आपको जो भी थोड़ा बहुत करना है या जो नहीं करना है वो सब आप करिए अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जितना कम से कम करके ये जितने भी आप थोड़ा सोशल मीडिया से हट जाइए, कट जाइए। जैसे मेरा तो ऐसा था कि मैंने तो आज तक कभी इंस्टाग्राम या ट्विटर पे अकाउंट बनाया नहीं कभी। फेसबुक फर्स्ट ईयर में था, उसको हटा देता क्योंकि मुझे उसमें मजा आता नहीं था। मुझे अगर मुझे मुझे अगर देखना होगा तो मुझे कॉमिक कंटेंट पसंद आता है, जो रोस्ट कंटेंट ये सब पसंद आता है, तो मैं तो वो बस यूट्यूब में थोड़ा बहुत देख लेता था अपना। अदरवाइज कभी कभी तो होता था कि नहीं देखा तो नहीं देखा, अपना सो गए। अपने नींद को ज्यादा फोकस करिए कि आप कम से कम प्रॉपर स्लीप ले सको। ये स्लीप बहुत जरूरी है भाई। अब रात भर आपने पढ़ लिया, आप सुबह उठ रहे हैं, पूरा दिन खराब हो गया आपका, तो वो पूरा एक दिन चला जाएगा। एक दिन जाना खराब नहीं है, लेकिन अगर वही कंटिन्यूएशन में रूटीन बन गया तो फिर वो चीज गड़बड़ है। Yes, तो स्क्रीन टाइम कम करो, नल करने की जरूरत नहीं है कि एकदम स्क्रीन टाइम काट के जीरो कर दिया। कम करो जितना कर सकते हो, सबका अलग अलग होता है। तो भाई कुछ लोगों का होता है कि नहीं रह पाते 2 घंटे, तो ठीक है मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम करो जितना कर सकते हो। yes, बस यही चीज है कि डिस्ट्रैक्शंस को आपको खुद ब खुद हटाना है। मैं मेरी कोई भी एडवाइस काम नहीं आएगी। वो जब आप अपने अंदर से डिसिप्लिन का वो सोचोगे, तो वो जहां चीज आएगी कि नहीं अच्छा मुझे पढ़ना ही है, कि अगर अब नहीं पढ़ा तो मेरा दिन का टारगेट खत्म नहीं होगा या ऐसा नहीं हो पाएगा, तब फिर आप अपने आप पढ़ोगे। yes, sir. वो मेरी एडवाइस से नहीं सीखोगे, कि वो अंदर से आता है। कोई भी आपको बाहर से मोटिवेशन देगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन टिकेगा, वो टिकता नहीं है। वो जो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, कि वो जो बेफालतू के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन टिकेंगे आपके दिमाग में। कोई भी आपको मोटिवेट करके चला जाए, मैं क्या भगवान ना क्या आपको मोटिवेट करके चले जाए, वो नहीं टिकेगा। वो जब अंदर से आता है तभी बन पाता है। Yes, sir. तो सर आजकल जैसे सब लोग अपनी हेल्थ को इतना साइडलाइन कर देते हैं कि मतलब सो नहीं रहे हैं, 2-3 घंटा सो के काम कर रहे हैं या फिर खाना छोड़ दे रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं। हम्म। लेकिन बस एकदम पढ़ना है, अपने टाइम पे बैठ जाना है, सुबह 4 बजे उठना है, रात को 10 बजे तक पढ़ना है, इतनी देर तक पढ़ना है। तो सर मतलब उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, जो ये उम्र होती है हम लोगों की, ये जो 18 साल से लेके 25 साल या 24 साल तक की जो उम्र होती है, हुँ, इस उम्र में इतना वो मैटर नहीं करता कि आप रात के चलो 12 बजे का 1 बजे तक भी पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो। लेकिन उसके बाद प्रॉपर नींद, 6 घंटे की नींद तो ले लो भाई। साथ हम मैं नहीं कहता कि आप 4 बजे उठ जाओ, कि नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मैं उठूंगा वहीं बैठ के पढ़ूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी एक प्रॉपर नींद लो, अपना रूटीन बनाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में पढ़ने वालों के सिलेक्शन होते हैं। हुँ, लोग जो दिन में पढ़ते हैं उनका भी होता है, रात में पढ़ते हैं उनका भी होता है। सब मेथोडोलॉजीज हैं, जिसका जो मेथोडोलॉजी काम कर गया बस लोग वही बता देते हैं, और लोग समझते हैं कि बस वही एक तरीका है। देर आर इन्फिनिट वेज टू गेट सक्सेस। और यस। गेट का कोई वो नहीं है कि गेट आपने गेट निकाल लिया बस हो गया। लाइक कि गेट, और गेट नहीं निकाल पाए तो कुछ नहीं हो पाया, ले मैं तो बिल्कुल वो हो गया। तो गेट के आगे भी लाइफ होती है, जैसे आईआईटी के आगे भी लाइफ होती है। कि आईआईटी नहीं निकला तो उसके आगे भी लाइफ है भाई। आप 4 साल 2 साल कॉलेज में एंजॉय कर लिया, वो भी तो एंजॉय ही है। कि लाइफ खत्म नहीं होता, कि आपको गेट को टर्मिनेशन पॉइंट मान के नहीं बैठ जाना है। गेट नहीं निकला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हुँ, अरे बहुत इतने सारे एग्जाम्स के फॉर्म आते रहे, तो कर सकते हो। लेकिन आपको जैसी रूटीन फॉलो करना हो आप करिए। बस ये है कि वो आप ये देखिए कि वो रूटीन आपके लिए प्रोडक्टिव है कि है, तो कंटिन्यू जो चेंजेस हुँ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आपको पता नहीं क्या। वो है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यस क्या सर। जब मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्या मुझे पता नहीं था कि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए? मुझे पता है कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए 6-7 घंटे, तभी तो हो पाएगा। वो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो बात अलग है। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो फिर साफ रिजल्ट में दिखता है। तो यही चीज है कि आपको पता रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का होता है, कोई लोग रात की शांति में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। भाई रात के 11 बजे बैठे, सुबह के 4 बजे तक पढ़ लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। अपना उठो, जितने बजे नाश्ता स्किप करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस उम्र में कोई बहुत मैटर नहीं करता कि आप दिन में 3 मील लो ही लो, 2 मील भी लोगे चलेगा, बहुत है। उठो अपने टाइम पे, जितने बजे भी उठना है, नहाना है नहाओ, नहीं नहाना नहीं नहाओ, जो करना है करो। बस ये है कि वो मत करो कि अपनी बॉडी को एकदम डिटोरेट कर लिया। अपना खाना इतना मील, एक प्रॉपर मील ले लो दिन में 2 बार की कम से कम, बस आपका आपका बॉडी चलता रहे, आपका हेल्थ मेंटेन रहे, उतना ही बस देखना है आपको। क्योंकि एक बार जहां आपका गेट का पेपर हो गया, उसके बाद थोड़ी ना पढ़ोगे इतना, कि आप 11 से 4 बैठ के पढ़ रहे हो। वो कुछ ही टाइम के लिए करना होता है, उतना बॉडी हमारा वो होता है कि वो कर सके।
बस अपने आप को डिटेरियोरेट मत करिए कि आप उसी रूटीन में अपने आप को बिल्कुल गलाने लग गए एकदम से, कि अब उसके बाद पता चला कि गेट का जब प्रेशर आता है लास्ट के 2-3 महीने का, वो प्रेशर हैंडल करना भी आना चाहिए। अब वो प्रेशर ही बॉडी हैंडल नहीं कर पाई, तो इतना फिजिकली फिट रहो कि कम से कम वो प्रेशर बॉडी हैंडल कर ले। मेंटली तो हैंडल करना ही है। यस सर। तो सर ऐसी आप कुछ गलतियों को लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि हम उसको अवॉइड करें, कि अब मतलब अब जैसे सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, अब आके फर्स्ट ईयर वाले भी शुरू करेंगे सेकंड ईयर के एंड तक, तो सर कुछ ऐसी गलतियां जो मतलब अब अवॉइड करें और उसको ना करें एंड मतलब अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से फॉलो करें। देखो, जो प्रिपरेशन जो भी करना है, तो वही मैंने कहा कि थर्ड सेम तक देख लो भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल फ्री हैंड रहो। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की दिमाग में जरूरत नहीं है। जैसे मुझे याद है कि मैं जब थर्ड ईयर में था, या फिफ्थ सेम शुरू ही हुआ था, तो बहुत सारे जूनियर्स के कॉल आने लगे थे एकदम से कि सर गेट की कोचिंग करें कि ना करें, छोड़ दें, लें कि ना लें। अरे भाई चिल रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारा बिल्कुल ही बना चुके हो कि नहीं मुझे कहीं और नहीं जाना है, ठीक है ले लो, करके देख लो। वहां होता है कि 3 दिन में छोड़ सकते हो, मेरा एग्जाम्पल सामने है। नहीं बन पा रहा है, छोड़ दो। जो मानो स्टार्टिंग के 1.5 साल जो मानो वो करो। अब एक बार डिसाइड कर लिया कि ये करना है, अब मैं नहीं कहता कि चलो गेट, मैंने कहा चलो कोडिंग तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कोडिंग करना है, तो फिर अब उसके बाद मत भागो कि अब मैं 3 नाव में पैर रख दूं कि मैं कोडिंग भी कर लूं, गेट भी देख लूं, सेमेस्टर भी देख लूं, फिर वॉलीबॉल भी ज्वाइन कर लूं, ये भी कर लूं, इस वाले क्लब में भी घुस जाऊं। 10 तरह की चीजें नहीं। अपनी आपको पर्सनालिटी को डेवलप करना है, एक क्लब में एक या उसमें रहो। मैंने कभी भी जीवन में ईएस के अलावा कहीं और कदम नहीं रखा। एक ईएस ज्वाइन कर लिया था कि भाई मेरे डिपार्टमेंट का सोसाइटी है, उसमें तो मुझे कंट्रीब्यूट करना ही है, तो उसका मतलब जितने 3 साल जब से एक पोजीशन होल्डर का वो बन मिलता है, तो एज अ उसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैं किसी और क्लब में कभी नहीं रहा। मुझे 10 जगह पाँव नहीं डालना है, एक जगह हूँ, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी होना होगा मेरा हो जाएगा वहां पे। इतनी जरूरत नहीं होती आपको। एक भी गैदरिंग प्लेस मिल रहा है, बात करने को मिल रहा है, लोगों से इंटरेक्ट करने को मिल रहा है, बहुत होता है। दिमाग को 10 जगह नहीं चाहिए होती है। अब कुछ लोग होते हैं हर जगह चले जाते हैं, हर क्लब में चले जाते हैं। आपको मन है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हर चीज के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसको लिमिट करो, क्योंकि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना वहां भी। जैसे ड्रामेटिक्स क्लब है, वो आपको सुबह 6 बजे से बुलाएगा, तो अगर आप अपना टाइम दे सकते हो तो दो। अगर आपका मन लगता है वहां पे कि भाई आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ड्रामेटिक्स क्लब देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं टाइम वो नहीं दे सकता सुबह का, मुझे रात में थोड़ी देर तक पढ़ना है 12 साढ़े 12 तक, तो मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा भाई। मुझे भी ज्वाइन करने का मन था कि मैं ड्रामेटिक्स क्लब ज्वाइन करूँ, लेकिन भाई मैं टाइम नहीं दे सकता था। वो कि मैं सुबह उठ के इतनी सुबह जाऊं फिर मैं क्लास करूं, मेरे लिए हेक्टिक हो जाता, तो वो मैंने नहीं किया। फिर कुछ चीजों को बाई साइड रखना पड़ता है। अगर कुछ गेन करना है, अब आप मान लो कोडिंग ही करना है, आप सुबह से उठो, आप लग जाओ। जितना टाइम आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको जितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो करो। बिल्कुल आप गला के मत करो अपने को, कभी रेस्ट लेना है रेस्ट भी दो, लेकिन जितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो फिर उसी पे दे दो। 3 जगह वो मत करो कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती, मैं तुम्हें अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ जो मैंने की। इवन बहुत सारी इन चीजों को अवॉइड करने के बाद भी, कि मैं किसी क्लब में नहीं गया या कुछ ना करने के बाद भी, कि मैं प्रोजेक्ट भी अच्छा कर लूँ, ये भी अच्छा कर लूँ, सेमेस्टर भी अच्छा हो जाए, अटेंडेंस भी अच्छी हो जाए, और फिर गेट की तैयारी भी हो जाए, तो ये चीज मत करो। एक चीज पे फोकस करो। यस सर। अगर सोच लिया कि नहीं मुझे एक सेमेस्टर में गेट ओरिएंटेड रहना है, तो ठीक है, उसका सीजीपीए थोड़ा डाउन हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बेफालतू के सब्जेक्ट पढ़ा, तो उस सेमेस्टर तैयारी अच्छी गेट की नहीं हो पाई। अब अगर वो नहीं करता, तो गेट की तैयारी उस समय थोड़ी अच्छी हो जाती। बस यही चीजें हैं जो आपको थोड़ी वो दिक्कत होती है, कि भाई लगेगा यार सेमेस्टर करने आया हूँ, सेमेस्टर ही नहीं पढ़ रहा हूँ, गेट का अभी पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, सेमेस्टर ही देख लेता हूँ। लेकिन वो चीज को कहीं ना कहीं आपको दरकिनार करना पड़ेगा, तो तभी अब चीज आगे बढ़ पाती है। आपको एक ही क्वेश्चन को बढ़ाना है, बस ये। अब जैसे मान लो ये तो कोडिंग के लिए हो गया, अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप भाई पहले से बुक्स परचेज करके रख लो, जो स्टैंडर्ड बुक है। अपने यहाँ बाहर सेकंड हैंड मिल जाती हैं बड़े आराम से, लाइब्रेरी से ले लो। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का कोई वो नहीं है बहुत कि क्योंकि वहां पे आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, मैंने देखा है अपनी लाइब्रेरी में। आप ले आओ रूम पे, जैसा आपका बने। आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ना है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, करो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंसिस्टेंसी छूटी तो आप गए काम से, ये होता है। जैसे बीच में मेरी 4 महीने छूट गई, तो वो हो गया काम खत्म। ये चीज है। तो सर कॉलेज में सर सीजीपीए मेंटेन करना कितने हद तक इम्पोर्टेंट है, कि मतलब एकदम भाग ही रहे हैं पीछे एकदम सीजीपीए मेंटेन करने के, या फिर मतलब कितने हद तक ठीक रहता है कि इतना सीजीपीए आ नहीं, गया। बहुत मत वो करो। जैसे कुछ लोगों का होता है कि जैसे हम लोगों के लिए जरूरी, गेट वालों के लिए जरूरी नहीं है बहुत सीजीपीए। मेरा ऐसा था कि मैं कभी भागता नहीं सीजीपीए, मेरा बन जाता था, वो बात अलग है। कि मैं बोलता हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि तुम
क्या बोलते हो कि तुम तो इतना ला रहे थे। मेरा बन जाता था वो बात अलग है कि मेरी राइटिंग कभी अच्छी नहीं थी, मैं लिटरली फ्रैंकली बोलता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी और बहुत ज्यादा गंदी थी। बस वो क्योंकि वो कंटेंट है वो उस तरह से रहता था कि मैं कभी लिखता नहीं था ज्यादा, जो टॉपिक बाय टॉपिक काम की चीजें हैं वो अपने क्वेश्चन में उतार दी, बस मेरा पेपर खत्म। तो टीचर को वही चाहिए होता है, कुछ लोग होता है लिखने लगते हैं, तो थ्योरी मत लिखो वहां पे। हाँ, और मेरे कभी इन्वायरमेंट और इस तरह के पेपर में मेरे कभी नंबर नहीं आए, क्योंकि उसमें लिखना रहता था, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, वो नंबर में दे देंगे लोग मुझे। कभी नंबर नहीं है मेरे इन्वायरमेंट या ये सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी की ज्यादा उस पेपर में ऐसे मेरे में। सोशियोलॉजी में तो चलो खैर छोड़ो। और उसमें फिर क्या पूछा था, मैं भूल गया एकदम से सर कि कि सीजीपी। सीजीपीए मेंटेन कितना करना चाहिए और मतलब कितने हद तक इम्पोर्टेंट होता है हाँ सीजीपीए? सॉरी सॉरी, सीजीपीए देखो, अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना है, जैसे कि जेआरई करके इटली की कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है या जर्मनी की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, देन यू शुड मेंटेन अबव 9। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 9.5 या ये नहीं, एटलीस्ट अब जितना ज्यादा कर पाओ उतना अच्छा। 10 कर लो वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि वो लोग पहला चीज सीजीपीए ही देखते हैं। उनको हमारे यहाँ का तरीका नहीं पता कि हमारे यहाँ कैसे सीजीपीए मिलता है, हमारे यहाँ कैसे नंबर बढ़ते हैं, उनको उसका वो नहीं पता रहता। वो अपने हिसाब से जज करेंगे, तो वो जीपीए देखते हैं, तो उनके लिए जीपीए होता है आपकी इंटेलिजेंस का वैल्यू, कि आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है, वो आपके जीपीए से ही जज करते हैं, नथिंग एल्स। उसके बाद वो जज करेंगे आपके टॉयफल से कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कितनी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, वो टॉयफल से जज करेंगे केवल। फिर जो आपका इंटरव्यू होगा, वो आपके इंटरव्यू से आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। यस सर। जब ये सारी चीजें निकल जाती हैं, पूरी 3 चीजें, तब उसके बाद फिर वो सिलेक्शन देते हैं। अब मान, और पहला चीज इसमें आपका सीजीपीए ही होता है। अब मान लो सीजीपीए 8 है, तो वो तो पहले राउंड में छांट देंगे, भले आपका टॉयफल का कितना भी अच्छा स्कोर करके बैठे हो, यस सर। पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना भी अच्छा हो, तो छांट देंगे आपको। तो जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए वो करना है, अब्रॉड जाना है, वो अपना कम से कम कोशिश करें कि ना 9 सही, 8.5 तो बेयर मिनिमम है, कि 8.5 तो किसी भी हालत में हमको लाना ही है, तो चाहे जैसे करके लाए। गेट वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है, आप 8 मेंटेन कर लो, 7.5 मेंटेन कर लो, कि भैया इज्जत बजाए, ऑनर्स की डिग्री मिल जाए हमको, इतना मेंटेन करके चलो। क्योंकि बहुत कम सीजीपीए का मतलब ही कहीं ना कहीं इंडिकेट करने लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है उतनी अच्छी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो कोर सब्जेक्ट्स तो है ही ना हर सेमेस्टर में, तो एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स को तो आप मेंटेन करके चलो ही चलो। तो उन सब्जेक्ट्स को मेंटेन करोगे ये सब, क्योंकि देखो सर, जैसे हम लोगों के टाइम, मुझे तुम लोगों का वो 50-50 वाला नहीं पता, मैं अपना बता देता हूँ। हम लोगों के टाइम पे 30 मार्क्स का सीटी होता था, अच्छा। सीटी अटेंडेंस वगैरह सब मिलाकर 70 मार्क्स का पेपर होता था। यस सर। तो उसमें आपके 90 मार्क्स का आपके हाथ से कहीं नहीं गए। आपके 20 मार्क्स, वो 10 मार्क्स का अटेंडेंस असाइनमेंट, कोई टीचर आपसे थोड़ा वो हो गया है, मतलब थोड़ा रूड हो गया है, तो भले वो काट ले, कम कर ले, लेकिन 90 मार्क्स तो नहीं काटेगा ना। 90 मार्क्स में अगर आप 85 ले आए तो ए ग्रेड तो बन ही गया, ए नहीं चलो बी प्लस तो बन ही गया। यस सर। कुछ तो देगा आगे उसमें, 10 नंबर में 5 नंबर तो देगा भाई। तो बी प्लस या ए ग्रेड मेंटेन करना इतना कठिन काम नहीं है। वो तभी मेंटेन नहीं हो पाता जब आप अपनी तरफ से कोई कोताही बरतो, वरना बी प्लस मेंटेन करना कोई बहुत, ए प्लस लाना हाँ बड़ी बात होती है, मैं मानता हूँ, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ते हैं, लेकिन बी प्लस या ए लाना, इट्स नॉर्मल जॉब टू डू। यस। तो एटलीस्ट इतना सीजीपीए तो मेंटेन करो। तो सर जैसे आईएएस की भी तैयारी करनी है, तो जिनको गेट आईएएस दोनों का साथ में करना है, तो सर कितने हद तक सिमिलैरिटी रहती है दोनों के पेपर्स में, या फिर मतलब कोई एक की तैयारी करें तो क्या साइमल्टेनियसली दूसरा प्रिपेयर हो जाता है? अब देखो, जैसे मैंने तो यार नहीं किया था आईएएस का तैयारी, वो मैंने गेट, देखो ऐसा है कि जब मैंने पेपर दिया आईएएस का, प्री की बात कर रहा हूँ, तो प्री के एक दो पेपर होते हैं, एक नॉन टेक एक टेक का। तो टेक का पेपर तो आपने गेट का पढ़ लिया, तो वो आप विधाता हो गए उसके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर नॉन टेक पेपर के लिए। आप गेट का पढ़ लो, आप नॉन टेक में शायद 300 मार्क्स का कितने का जितना भी होता भूल गया मुझे, आप उसमें कम से कम नहीं तो 90% स्कोर कर सकते हो, अगर अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखा है तब। एक जनरल स्कोर शायद 60-70%, अगर आपने गेट की तैयारी है तो कोई भी कर लेता है उसमें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई कठिन नहीं आता उसमें। जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसमें मैथ्स एप्टीट्यूड आप आराम से उसको क्वालिफाई करा देगा आपको। तो क्वालिफाई करना इज नॉट अ टफ जॉब, इफ यू आर डूइंग ओनली गेट प्रिपरेशन, देन क्वालिफाइंग ईएसई इज नॉट अ टफ जॉब। What you need to do is, you need to, if you want to excel in beyond that nominal score of 230 to 240, then you need to go for that non-tech content, जो अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्या स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, एथिक्स, मुझे नाम ज्यादा नहीं याद, पढ़ा नहीं मैं,
तो वो सब अगर आपको अब 240 के अबव स्कोर करना है yes, तो फिर आप वो सब्जेक्ट्स पे जाओ, अदरवाइज गेट का पढ़ो, अपने आप ईएससी निकल जाएगा। yes, sir. मैं इसकी श्योरिटी नहीं लेता हूँ क्योंकि उनका लोगों का नहीं निकलता है कभी कभी, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे गेट का तैयारी तो आपका ईएससी प्री निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। yes, sir. सर फर्स्ट स्टेप मतलब गेट लेकर चलें, फिर सेकंड स्टेप हमारा ईएस रहेगा। हाँ, फर्स्ट आप गेट के आप ये लेके मत चलो अपने मन में कि नहीं मुझे दोनों का एग्जाम देना है। ऐसा मत करो कि पहली बार में बोल दिया कि नहीं मैं ईएससी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं, मैं ईएससी दूंगा लेकिन शुरू में पूरा फोकस अपना गेट पे रखूंगा, क्योंकि गेट का लेवल ईएससी से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो एटलीस्ट अगर मैंने गेट को अपना वो सही से कर दिया, अच्छे से ग्रेड का प्रिपरेशन कर लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा ईएससी निकल ही जाएगा। क्योंकि ईएससी में बहुत सारे स्टेजेस हैं, गेट में स्टेजेस नहीं होते। आपने एक 3 घंटे का एग्जाम दिया, ये उसका बेनिफिट भी है, उसका फ्लॉ भी है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों है। कि आपने एक बार एग्जाम दिया फिर आपको झंझट नहीं है, आपका जो रैंक आना होगा आएगा, उस बेसिस पे जो होना होगा हो जाएगा। अब इसके बाद ईएससी में क्या है, आपका प्री निकाला आपने, अब पता चला मेंस के दिन थोड़ा दिक्कत हो गया, तो उसमें अगर गड़बड़ा गया तो फिर इंटरव्यू में कुछ हो गया तो तीन तीन स्टेज है, तो आप अपना पहला प्रायोरिटी गेट को दीजिए। प्री आपका निकल जाएगा अगर आप गेट की तैयारी अच्छे से करके आए हैं तो। मेरे ही कुछ दोस्त हैं, उनका गेट सही से नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई हो गया, मुझसे ज्यादा नंबर है। तो ऐसा नहीं कि प्री ईएससी निकाल नहीं सकते, फिर अब अपना मेंस में लग जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक गेट का रिजल्ट आ चुका होता टाइम है। रहता है उतना इनफ रहता है कि आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं उसी में। उसके लिए देखो ये है कि आपको जो 4 साल आप बीटेक के दे रहे हो, पहला 1.5 साल हटा दो। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट 1.5 ईयर वो अपने हटा दो, उसको कहीं इंक्लूड मत करो कि मुझे वो भी पढ़ने हैं। उसके अलावा जो टाइम है, फिर आपने जो भी डिसाइड किया है, फिर वो टाइम से आप काउंट करना शुरू करो अपने टाइम को। जैसे मैं अगर अपने टाइम को काउंट करूं तो मैं 2019 की शुरुआत से मैं अपना काउंट करता हूँ कि 2019 की शुरुआत से 2020 के मिड तक की पढ़ाई, उसके बाद तो कोविड आ गया तो पढ़ाई नहीं हुई, फिर उसके बाद 2022 के मिड से 2023 पूरा, 2022 पूरा, 2021 का मिड और 2022 पूरा, इतनी मैं अपनी पढ़ाई की जर्नी मानता हूँ। आपको आपके बीटेक के 4th सेम से अपनी जर्नी के आपके ईयर्स काउंट करने शुरू करने चाहिए कि आप वहां से शुरू करो। आपको ये नहीं है कि भाई 1 साल का टाइम इज नॉट सफिशिएंट फॉर आइदर गेट नॉर ईएससी। आप 1 साल में गेट ईएससी निकालना काफी मुश्किल होता है अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो। अब भाई कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का लेवल बहुत अच्छा होता है पहले से, तो वो 1 साल में निकाल दिया, तो वो रियलिटी थोड़ी ना अपनी बता रहे हैं कि उनका पहले से लेवल अच्छा है। तो आपको अपना गेट का फोकस अगर करना ही है गेट, तो वो 1.5 ईयर के बाद अपनी जर्नी को वो लेना शुरू करो कि अब टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, नाउ टाइम इज देयर, अब कि अब इस टाइम में मुझे इतना प्रिपेयर करना है। तो अब धीमे धीमे ही शुरू करो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। मेरा चीज ये चीज मुझे बहुत कॉलेज में हेल्प करी कि मैंने कॉलेज में ही अपने बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जिसकी वजह से सीजीपीए बनता था। तो मुझे फिर इस साल प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेहनत करी है वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग होते हैं स्ट्रगल करना पड़ जाता है उन लोगों को, और वो स्ट्रगल फिर कभी कभी आपको गिव अप करने पे मजबूर कर देता है। तो वो चीज ना आने पाए तो उस चीज के लिए मेहनत अभी से कर लो, वो वाली मेहनत अभी कर लो, फिर वो जो एज देने वाली मेहनत होती है वो बात के 1 साल में कर लेनी चाहिए कि आप 1 साल में अपनी चीजों को एज दे लो, अपनी चीजों को जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं वो अभी तैयार कर लो। ये चीज है। तो सर थोड़ा गेट से हट के एक क्वेश्चन है कि सर आपका सोसाइटी का एक्सपीरियंस कैसा था, कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड क्लब्स वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा था? देखो क्लब्स तो मैंने कभी ज्यादा ज्वाइन नहीं किए, ईएस में ही 3 साल रहा हूँ, और जब हम लोगों ने तो ईएस बहुत अच्छा चलाया है। सोसाइटी का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा था। अब मुझे पता नहीं टेस्ला हॉल अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, किताबें किताबें वहाँ पे एक्टिव है अभी भी चल रहा है, लाइब्रेरी वगैरह सब वर्क करती है एकदम वर्क कर रही है? क्योंकि मैंने बीच में सुना था कि बहुत सारे वो पॉलिटिकल इश्यूज टाइप आ गए थे कॉलेज में, तो फिर मुझे यस। लगा बंद, क्योंकि नहीं मेरा नहीं सर, बीच कॉन्टेक्ट में था थोड़ा नहीं। थोड़ा इशू हुआ था, बट उसके बाद कुलदीप हाँ, सर ने फुल एक्शन लिया था एंड अच्छा। अभी सब कुछ अच्छे से फंक्शन कर रहा है सर। हाँ, तो ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग थे सेकंड ईयर में तो मतलब एज अ जूनियर ही सेटअप करवाया था, फिर जब वो एलुमनाई मीट हुई थी हम लोगों के टाइम, तो फिर वहीं और इनॉग्रेशन हुआ था। वो तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है हम लोगों की, बहुत कुछ किया था वहाँ पे। हर किताब में स्टिकर चिपकाना, तो वो स्टैंप लगा के वहाँ पे पूरा बुक्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब वहाँ बना। उस कमरे को व्हाइट वॉश तक किया था हम लोगों ने कि वो कमरा उस हालत में नहीं था कि वहाँ पे कोई जाके कुछ कर सके। यस सर। फिर वही मीटिंग हॉल बन गया हम लोगों के लिए।
फिर शायद पता नहीं वो जो एक वीजा वेस कोई कंपटीशन हुआ था, पता नहीं तुम लोगों का हुआ था कि नहीं, तो मुझे यस, भूल गया है वो। हुआ है सर, विज़ावी वगैरह तो सर हमारा भी हुआ है, अभी जूनियर्स का भी कंडक्ट कराना है। अच्छा हाँ, तो वो एक हम लोगों ने वो एक चालू किया था एक, हिमांशु सर थे हमारी क्लास के, सीआर थे, मतलब यस। मेरा ही बैचमेट था। हाँ, हाँ। वही हम लोग, वही मैं, हिमांशु, कौस्तुभ और क्षितिज, हम ही लोगों ने जो किया था, तो वो तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। यस सर। और फिर उसके बाद से थोड़ी थोड़ी चीजें बंद होनी चालू हो गई थी कि भाई कोरोना आ गया, तो फिर उसके बाद तो फिर लाइब्रेरी का कोई फंक्शन ही नहीं रह गया था। यस सर। फिर मुझे याद है जहाँ तक 7th सेमेस्टर में खुली भी थी लाइब्रेरी एक बार, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा उस टाइम मेरा टर्नओवर खत्म हो चुका था उससे। यस सर। और कॉलेज का एक्सपीरियंस तो अपन लोग अपने डिपार्टमेंट को जानते ही हैं कि नितिन सर पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को कि नहीं? सर अभी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं। सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं। यस सर। और तुम लोग का सेमेस्टर चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ? नहीं सर, अभी तो कह रहे हैं कि 17 से स्टार्ट होगा क्लासेस, सीनियर्स की चल रही हैं। तुम लोग का मतलब 4th सेम चालू होगा ना अब तो यस शायद। सर, 4th सेम, यस सर। हाँ 4th सेम चालू होगा, तो सीनियर, अच्छा सीनियर्स की क्लासेस चल रही हैं। यस सर, उनकी चल रही हैं। हाँ अभी तो मैं रिसेंट में बीच में डिग्री लेने आया था कॉलेज में, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो कोई एक, शायद जब मैं आया था तो कोई बीच में मिला भी था, लेकिन अब इतना हेक्टिक हो गया था कि फिर मैं मिलने आ ही नहीं पाया उधर हॉस्टल्स की बिल्डिंग साइड। यस सर। लेकिन वो ये कि अब कोविड के बाद से कॉलेज का थोड़ा सा वो तो डाउन तो हो ही गया है अपना, ये तो सबको एक्सेप्ट करता है। लेकिन ठीक है, तुम लोगों को बकल अप करना है यस सर। कि जितना ईएस को बोले जा सको। और अब तो क्योंकि विजिट्स या मीट्स तो होती नहीं होंगी, वो जो वो वाली होती थी सर अभी आईओसीएल। कुछ स्टार्ट करी है मीट्स वगैरह, अभी सीनियर्स की मीट हुई थी, मतलब विजिट्स वगैरह हुई हैं, तो वो लोग गए थे और अभी वापस से कुछ डिसाइड तो हो रहा है थर्ड एंड फाइनल ईयर के जाने का। कहाँ पे विजिट का डिसाइड कर रहे हो तुम लोग? सर सीनियर्स बता पाएंगे। अच्छा सीनियर से डिसाइड कर रहे हैं, कोई है भैया जो जानता हो मुझे? गुड गुड इवनिंग सर। सर एनटीपीसी कानपुर का सर अभी बात किया गया है। अच्छा, और कहीं का? सर एलएमआरसी विजिट हुई थी सर हमारी, और सर और एचएएल मतलब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग देख रहे हैं सर हॉल अरे बहुत लखनऊ में बढ़िया जो है, है सर। ये बहुत बढ़िया है, एचएल का विजिट करा दो, वो तो बहुत सही है तुम लोगों के लिए। यस सर। उसका देख लेना एचआर, मुझे याद है तुम लोगों का, पता नहीं तुम लोगों के सीनियर्स का भी, जो सीनियर्स होंगे तुम लोगों के, नेशनल रोड डिस्पैच सेंटर गए थे वो लोग एक बार विजिट करने। एक बार बात करना किसी से, सौरभ झा सर से, या पता नहीं जो भी है, सौरभ झा सर तो शायद अभी कहीं मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कहीं हो गया है। एक सर बार अभी बात करना। सौरभ झा सर का सर तो शायद उन्हें निकाल दिया गया सर, सौरभ झा सर को अभी वो हाँ तो नहीं लेकिन है। उनका हो गया है बीपीएससी में कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन यस गए हैं सर। वो। हाँ तो बिहार में। उनसे बात कर लेना एक बार कि सर हमको एनएलडीसी जाना है एटलीस्ट, ओके सर। कि एनएलडीसी की अगर विजिट कर लो तो बहुत अच्छा रहता है वो। ओके। हम लोगों का तो हो नहीं पाया था, हम लोगों का तो ऐसा हो गया था कि एक ई वन आईओसीएल की विजिट कर पाया, ई वन कर ही नहीं पाया, ई टू कर ही नहीं पाया आईओसीएल की विजिट। तो यस सर। एटलीस्ट कम से कम एक 3-4 विजिट्स तो कर ही लेना। अब एनटीपीसी कानपुर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम लोग का ऊंचा हार का प्लान था, वो हो नहीं पाया था। तो एटलीस्ट 4 से 5 विजिट्स अपने सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर कर पाया, फाइनल ईयर का कोई मतलब नहीं रहता, जो जो तुम लोगों को करना है वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ही करना है। तो तुम लोग अपनी नीड्स भले ना ऑर्गेनाइज करा पाओ, तुम लोग ईएस की कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना ही एक दो लोग जाके नितिन सर से मिला, नितिन सर ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है? सर नितिन यस सर। सर। हाँ तो नितिन सर से अपना तुम ही लोग जाके मिला है, बात कर लिया कि, क्योंकि कांटेक्ट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा सब तुम लोगों को, वो फैकल्टी कोई नहीं करेगा क्योंकि उनके पास अलग से काम होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं वो लोग। तो वो कोऑर्डिनेट करके कम से कम 4 से 5 विजिट्स एटलीस्ट प्लान कर लेना। जो अपने लेवल पे करा रहे हो कॉलेज में वो तो बहुत अच्छी बात है, जो भी एक्टिविटी करा रहे हो, लेकिन इंडस्ट्रियल विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि वो आपसे कहीं भी आप जाओगे आगे तो वो आपसे पूछेंगे, आपने कहीं आपने प्रैक्टिकल, आपका क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि आपका वो है कि नहीं, आपको प्रैक्टिकल कुछ आता है कि नहीं, आपने कुछ देखा है कि नहीं वहां पे रियल लाइफ इंडस्ट्री में। अगर आपके मुंह से निकल गया नहीं देखा मैंने, तो आप गए फिर वहां से। इवन इंटर्नशिप्स में बहुत जगह टेक्निकल इंटर्नशिप्स में पूछते हैं कि आपने मान लो बोल दिया कि हम यूपीपीसीएल गए थे, तो यूपीपीसीएल गए थे तो फिर वो बाल की खाल निकालने लगते हैं एक एक चीज, कि आप गए थे तो बताइए। अगर आप ये देखिए कि आपको जरूरी नहीं है कि आप आंसर कर पाओ, आप अगर 15 मिनट बस वहां बैठ पाए उनके सामने उनकी बातों को सस्टेन करते हुए, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इंडस्ट्रियल विजिट से ये फायदा होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ रखा है, आपको उसका एक्सपोजर है, तो आपका फिर आगे की जो आप इंटर्नशिप के लिए, कॉलेज में बहुत लोग हम लोग वो उसके लिए वो होते हैं कि हमें इंटर्नशिप्स मिल ही जाए एक तरीके से, वो बहुत अच्छा रहता है।
और होना भी चाहिए, इंटर्नशिप करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए वो आपको वही चीज पूछते हैं अगर टेक्निकल इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो। और इंटर्नशिप हमें इलेक्ट्रिकल वालों को यही सलाह करता हूँ कि अगर आपको इसी फील्ड में एमटेक आगे करना है तो इंडस्ट्रियल विजिट्स और इंटर्नशिप्स कोर टेक्निकल फील्ड में कहीं भी जाओ, कंपनी बड़ी होना बात नहीं है, लेकिन फील्ड आपकी कोर टेक्निकल होनी चाहिए। और जब आप वहां जाओगे तो आपकी वो विजिट्स आपके इसी सबसे वो पूछेंगे कि आपने कहाँ ट्रेनिंग किया है। सेकेंड ईयर के बाद एक ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, अब तो नहीं होती जहाँ तक मुझे पता नहीं है। तो वो ट्रेनिंग, ये सारी चीजों को बहुत बकल करके चलना कि ये सारी चीजें मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम सब लोग अरेंज कर सको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। क्योंकि हम लोगों का थर्ड ईयर तो एकदम ही स्पॉइल हो गया था, क्या क्या सोचा था कुछ नहीं हो पाया। तुम लोगों के पास मौका है, एकदम वो करो। Yes, sir. चैट में कोई लिखा है सिंह, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अरुणिमा मैम? अरे अरुणिमा मैम पढ़ाती अच्छा है, ठीक है, वो थोड़ा सा है उनका नेचर, उनके साथ बियर अप करना सीखो, वो तुम्हें लाइफ का आगे का एक्सपीरियंस सिखा रही है। आगे तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ क्या करने वाला है वो मैनेजर तुम्हारे साथ क्या करेगा वही अरुणिमा मैम बता रही है तुमको, और कुछ नहीं है। तो सर मेरे साइड के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, एंड इफ किसी को हाँ कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस है तो वो चैट बॉक्स में लिख दो, सर अभी आंसर कर देंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी, और भी ऊपर लोगों ने लिखा हुआ यस है, रुक सर। जा मैं खुद ही देख लेता हूँ। यस सर। नबल पूछ रहे हैं व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव टेस्ट सीरीज एंड हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स। तो भाई वही है कि तुम लास्ट के 3 मंथ्स पहले टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो भाई। और ऐसा है कि शुरुआत किसी बेसिक लेवल टेस्ट सीरीज से करो, जैसे मैंने तो किया था कि पहले मैंने मेडिजी की नहीं लगाई थी। एक नॉमिनल एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आता है, वो बहुत बहुत इजी है आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो पहले वो दे लो। जरूरी नहीं कि पूरी पूरी दो, शुरुआत उससे बेसिक से स्टार्ट करो और फिर बाद में आप मिडिल पे जंप कर जाओ, या जो भी तुम्हारा मन करे, तुम्हारा जो तुम्हें फीसिबल लगे। एक बेसिक और एक एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज इज इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको 400 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना लगा लो कि आप एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए आपके टेस्ट के थ्रू, उतना बहुत होता है। कॉलेज में सीजीपीए कैसे मेंटेन करें? मेंटेन करने वाली बात नहीं है कि कॉलेज में सीजीपीए बस ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। मैं नहीं कहता कि तुम उस तरह के सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स होते हैं, छोड़ दो उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा सीजीपीए 7.5 से 8 के बीच में आराम से मेंटेन हो जाएगा। एटलीस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल कुताही ना बरतो, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ नबल बोल रहे थे भाई, बोल लो क्या कह रहे हो। नो सर, थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू सर, यही पूछना था बस। अरे अरे, वेलकम वेलकम। शैल वन अटेम्प्ट, मोहम्मद अम्मार पूछ रहे हैं, शैल वन अटेम्प्ट पीवाईक्यू आफ्टर कंप्लीटिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज shall be opted after completing all subjects। नहीं देखो, पीवाईक्यू सब्जेक्ट्स के साथ लगाते रहो। जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट, अगर तुम कोचिंग ले रहे हो या सब्जेक्ट कर रहे हो अपना, तो पीवाईक्यू सब्जेक्ट, जैसे मान लो एक टॉपिक एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तुम्हारा, जैसे मान लो एनालॉग ये खत्म हो गया, तो उसका प्रीवियस ईयर लगा डालो एक बार। जरूरी नहीं है कि तुमसे सब बन जाए, जो नहीं बन रहा है उसका सोल्यूशन देख लो, उसको पिन पॉइंट कर लो उसको, चलो ज्यादा ज्यादा। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो भाई कुछ टाइम दे लो, जैसे मान लो 1 महीना दे लिया, फिर से एक बार पीवाईक्यू दे लो उसका। अब दोबारा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू लगा लो 2 बार। और ये मत करो कि तुम्हारा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तभी हम पीवाईक्यू लगाने बैठेंगे, ऐसा करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका पीवाईक्यू लगा लो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, और टेस्ट सीरीज लास्ट के टाइम पे दे सकते हो तुम। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अरुणिमा? अरे अरुणिमा मैम का एक्सपीरियंस ठीक था, बहुत अच्छा था, उसकी तुम चिंता मत करो, वो सबके साथ उनका वैसा ही रहता है। मार्क्स नहीं देती है सर, बैक लग जाता है बहुतों के। ठीक है भाई, वो भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, वो भी उसको थोड़ा बियर करना सीखो, आगे लाइफ बहुत कुछ दिखाएगी। नितिन सर का एक डायलॉग है, मुझे कभी नहीं भूलता है, कि लाइफ एंड फेयर, लाइफ कभी फेयर नहीं होती है एकदम। तो वही है, नहीं दे रही है कोई बात नहीं, और मेहनत करो। और मैं क्या ही कह सकता हूँ, इतनी पब्लिक मीट में मैं बहुत बहुत कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। किसी को कोई भी लगभग डाउट्स हो तो वो अभी लिख सकता है चैट बॉक्स में, जो भी लगा मिस आउट हो गया है सेशन में कुछ भी। ओवरऑल
पर इंटरनल लगने में दिक्कत होती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वो उसी बेसिस पे ले, सब कुछ सीजीपीए बेसिस पे नहीं होता कि तुम्हारा इंटर्नशिप बिल्कुल एकदम सीजीपीए बेसिस पे होती है। तुम्हारा जो अ, अच्छा आस्था, एक सेकंड मेरे को देना, मैं अपना चार्जर लेके आ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप का बैटरी थोड़ा ड्रेन हो रहा है, ठीक है? एक सेकंड देना हाँ, मेरे को। sure, sir. हाँ हेलो। Yes, sir. हाँ अरे वो मेरा लैपटॉप का बैटरी ड्रेन हो गया था, मैंने चार्जिंग में लगाया नहीं था। Yes, sir. हाँ, अमन पूछ रहे हैं सर, इज देयर एनी एग्जाम अदर देन गेट फॉर व्हिच वी कैन जॉइन इसरो या? हाँ, बार का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हो, बार वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है। अभी रिसेंट तो हुआ है ये बार का एग्जाम। आस्था वही पूछ रही थी कि आप 11 को फ्री है कि नहीं, पता नहीं, तो उस दिन बार का एग्जाम था मेरा, जो मैंने दिया है अभी। इसरो का भी दे सकते हो, जैसे अभी डीआरडीओ का देखो साइंटिस्ट बी का रिजल्ट आया है। अपने ही कॉलेज से कोई शायद सीएस के सीनियर है तुम लोगों के, विधु मेरे बैचमेट ही है शायद, उसका सिलेक्शन हो गया है उसमें। इसरो डीआरडीओ बिल्कुल दे सकते हो, कोई भी पीएसयू से ज्यादा अच्छी कंपनीज होती हैं इसरो डीआरडीओ बार। पीएसयू में तो चलो तुमको ये है कि तुमको किसी ना किसी मैनेजर के अंडर काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम अपने रिसर्च वर्क को या उसको बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। बार्क में बिल्कुल गेट स्कोर कार्ड से सिलेक्शन होता है कि अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है बहुत, तो आप गेट स्कोर के थ्रू बार का जो फर्स्ट राउंड होता है वो क्लियर कर लो एग्जामिनेशन, सेकंड उनका इंटरव्यू होता है। डीआरडीओ में देखो जितना मुझे पता है ऐसा होता है कि जो टेम्परेरी जॉब्स थोड़ी सी वो उनकी होती है, वो टेम्परेरी जॉब्स के लिए वो गेट का स्कोर कार्ड लेते हैं, लेकिन परमानेंट जॉब्स के लिए वो आपको हद से हद आपका एक ही राउंड गेट के स्कोर कार्ड से हो पाएगा। उसके बाद आपको उनका इंटरव्यू या आपको कुछ ना कुछ उनका देना पड़ता है। वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे, लेकिन शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको उनका इंटरव्यू देना पड़ेगा, और वो टफ होता है, तो उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको एकदम बिल्कुल लीनियंट अगर गेट के बाद चाहिए तो वो केवल पीएसयू ही देता है। अगर आपको सीधे जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो अब वो पीएसयू के लिए, लेकिन अब बार कार्क आपका आपका बार कार्क में 1.5 घंटा इंटरव्यू चलता है। तुम लोगों के सीनियर है प्रचेता और क्या नाम है मेरा बैचमेट है अखिल, वकील अखिल, तो वो लोग दे के आए हैं बार का इंटरव्यू पिछली बार। मैंने तो पिछली बार भरा नहीं था, फॉर्म नहीं फिल किया था। तो मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा इंटरव्यू चलता है, और वो बहुत टफ बेसिस से पूछते हैं क्वेश्चन आ रहे जो भी पूछते हैं। तो ये क्या गेट का स्कोर आपको इसके लिए मदद कर देगा, लेकिन फुल एंड फाइनल आपको अपने बेस पे करना पड़ेगा, ये जो इसरो डीआरडी और बार के लिए पूछ रहे हो। इवन अगर आपको आईआईएससी में इसी समर वाले उसमें वो चाहिए, क्या कहते हैं कि एमएस का एडमिशन मिल जाए, तो उसमें भी इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। मैंने इवन देखा है 800 रैंक जिनका रिसर्च बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उनका तक सिलेक्शन हो जाता है आईआईएससी में। भले गेट का स्कोर उतना अच्छा नहीं है कि 800 रैंक आई है, लेकिन रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है तो आईआईएससी ले लेता है। सर आपको उम्मीद थी कि आपकी 9th रैंक आएगी, और मतलब फैमिली का रिएक्शन कैसा था? नहीं, मुझे देखो ऐसा था कि जब मैं तो बहुत टाइम तक प्रिंटर में चेक नहीं किया था मैंने, जो एक रैंक प्रिंटर होते हैं। इस बार तो उन्होंने बहुत कुछ बदल भी दिया था। तो जब मैंने चेक किया रैंक प्रिंटर में, तो दिखा रहा था 24th के आसपास का रैंक दिखा रहा था, क्योंकि इस बार बहुत ये था कि अपने आप से कॉपी पेस्ट करना था सब कुछ आपको। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब जो भी है आ रहा है आ रहा है, आगे देखेंगे। फिर जब देखा कि जब अच्छा उस दिन जिस याद है मुझे कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बोल देते तो रिजल्ट खुला नहीं है। मुझे कोई जूनियर ही फोन किया है कि सर रिजल्ट देख लीजिए बता दीजिए। मैंने कहा अच्छा, मेरे दोस्त का उस दिन हो गया था एक्सीडेंट, तो मैं जा रहा था उसको मिलने, तो उसी समय मैंने कहा अच्छा अब खुलने लगा क्या भाई रिजल्ट, चलो मैं देख लेता हूँ। उसी समय मैंने देखा है, रात का टाइम था शायद, तब मैंने देखा 9th रैंक आ गई। लेकिन अब उस समय मेरा कोई रिएक्शन आ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे जाना था एम्स मिलने अपने दोस्त से, उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर अगले दिन से फिर फैमिली का रिएक्शन ये आया कि हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, वो हो गया कि
इको कर दिया। जैसे जो फैमिली में कुछ लोगों को तो पता था कि भाई गेट क्या होता है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसे होता है कि उनको गेट पता नहीं होता है कि भाई, बहुत जगह ऐसे होता है कि गेट एक बहुत वेल नोन चीज नहीं है। इंजीनियर्स को छोड़ दिया जाए तो सब कोई आईएएस की तरह गेट नहीं जानता है। जब उनको बताया गया कि ऐसा होता है गेट में, तब उनके यहाँ वो एक्सप्रेशंस देखने को मिले कि हाँ नहीं ये तो बहुत अच्छा हो गया है। ये फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था, मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, स्पेशली मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन बहुत सरप्राइजिंग था। उनको लगा ही नहीं था कि मैं कर निकाल दूंगा रैंक। और किसी ने लिखा है, प्रांजल ने लिखा है कि सर वी नो अ लॉट अबाउट हाउ टू डू थिंग्स बट व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज, सब्जेक्ट रिलेटेड लाइक selecting and skipping topics because syllabus is long। वही चीज है कि आप तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है कितना नहीं आता है। कि जैसे मेजरमेंट है, तुम चाहो तो कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, 2 नंबर का सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई वो वाली चीज नहीं है। और टॉपिक स्किप करना है तो जो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि भाई वो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। वो क्या 2 पॉइंट स्टार्टर या स्टार्ट कोई मशीन में तुमसे क्यों पूछेगा? तुमसे एनालॉग में वहां पे बैठे कोई मॉडल्स नहीं बनवाएगा। तो वो तो बिल्कुल सारे से नकार दिए जाते हैं कि तुम गेट की प्रिपरेशन के लिए। अब सेमेस्टर में है कि सेमेस्टर में तुमसे वही पूछेगा। अरुणिमा मैम तुमसे सेमेस्टर में एससीआर का डायग्राम बेटर लगा। खैर वो पेपर टफ बनाती है, मैं ये बात मानता हूँ कि उनको वो है, वो तुमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। जस्ट बी प्रिपेयर। वो सबने झेला है, वो सब कुछ झेलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। उनको ऐसा वो मत लो, उनको ऐसा फोबिया मत बनाओ उनको। उनकी क्लास करो, क्लास में भले ठीक है थोड़ा वो उनका है थोड़ा एटीट्यूड, लेकिन वो अच्छा पढ़ाती है, उनके मन में ऐसा कुछ वो नहीं है। सर वर्बल एप्टीट्यूड में एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं? अरे भाई मुझे ये तुम्हें क्यों बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश मूवीज देखो यार, उससे आ जाएगी। वर्बल एप्टीट्यूड में मैं तुम्हें क्या बताऊं? इंग्लिश मूवीज देखो, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लोगे अपने आप। क्योंकि तैयारी करते हुए तुम्हें नॉवेल पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर ये सब भूल जाना कि मैं नॉवेल भी पढ़ लूं साथ में, ये भी कर लूं, ये सब नहीं। अब तुम अगर चाहते हो तो एंटरटेनमेंट के टाइम पे अपना इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, उससे अपने ट्राई करो कि जो कुछ भी कंटेंट अपने लिए इनटेक ले रहे हो उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन करने का कोशिश करो। भाई हॉलीवुड देख, हॉलीवुड की वेब सीरीज देखने में हम सबको मजा आता है। मनी हाइस्ट किसने नहीं देखी है? लेकिन वो देखो तो उसके साथ ऐसे रखो कि अपने आप को उससे पॉजिटिविटी लो, भाई नए नए वर्ड सीखो उससे। वोकेबुलरी कैट वाले क्या करते हैं, जो लोग कैट का प्रिपरेशन करते हैं उनको फोर्सफुली इंग्लिश मूवीज दिखाई जाती है कि आप भाई मूवीज देखिए, या फिर उसके बाद इसी मूवी के बेस पे आपसे क्वेश्चन आ रहा होगा कौन से नए वर्ड्स हमने बोले, उनकी लैंग्वेज का वो क्या है, वो भी आप कर सकते हो। आपका वर्बल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आपके लिए एज ए इंडक्शन बात करेगा। सर योर स्ट्रैटेजी अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पार्ट। देखो मैंने तो लास्ट टाइम पे फोकस किया था मैथ्स और एप्टीट्यूड पे, जब पढ़ाया गया था तब तो पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद आप ये करो कि शुरुआत का टाइम अपने कठिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दो। जो लास्ट का टाइम बचता है, जब आपके पास ये है कि नहीं हाँ मेरे पास 5 दिन निकल रहे हैं और मुझे 5 दिन में मेरा मन नहीं है टेस्ट सीरीज देने का, अब मैं क्या करूँ, मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तब आप मैथ्स एप्टीट्यूड को देख लीजिए, एटलीस्ट एप्टीट्यूड को देख लीजिए। वो करने में आपको वही जेई टाइप के लेवल का फील आएगा, अच्छा लगता है वो करने में कि क्वेश्चन तुरंत बनते हैं और सही लगता है, वो कर सकते हो आप। या जैसा आपका मन करे, आपको मिड में करना है, जैसे कभी कभी होता है भाई सबके मूड स्विंग्स होते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा आप पढ़ने का, बहुत पढ़ लिया थोड़े दिन, अब मुझे रिलैक्स चाहिए। अब 2 दिन रिलैक्स कर रहे, लेकिन लग रहा है कि मैं रिलैक्स भी करता रहूं पढ़ूं भी नहीं, तो एप्टीट्यूड स्टार्ट कर लो, वो थोड़ा लेस हेक्टिक रहेगा। नेटवर्क स्टार्ट कर लो, वो भी लेस हेक्टिक रहता है। इस तरह से कर सकते हो। Yes, sir. किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं? बिकॉज ऑलरेडी सेशन काफी लंबा हो गया है। हाँ तो 1.5 घंटा लगभग हो रहा है। यस सर। और कोई क्वेश्चंस है या फिर हम लोग सम अप करते हैं फिर सेशन को? मुझे लगता है तुम लोगों में अरुणिमा मैम का फोबिया बहुत बढ़ गया है तुम लोगों का। इतना तो नहीं था हम लोगों के टाइम पे कि इतना तुम लोग वो कर लिए हो उनको। सर क्लासेस दो वगैरह इतनी करनी पड़ जाती हैं सर उनकी कि सर गेट के मतलब अगर कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं या रियल देख रहे हैं तो समय ही नहीं दे पाते हैं, उनके असाइनमेंट्स इतने होते हैं कि परेशानी आ देखो जाती ये तो देखो होगा केवल अरुणिमा मैम के साथ, क्या है तो किसी भी टीचर के साथ होगा। वो थोड़ा ज्यादा कर देती है बात अलग है, लेकिन
यही चीज, और किस चीज की वजह से गेट का तैयारी मुश्किल है कॉलेज के साथ? उनके असाइनमेंट्स हैं, वो अपना वो काम कर रही हैं कि भाई उनको करना है। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग जब कॉलेज फेज में होते हैं तो बुरा लगता है, एंड ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि वो चीज इम्पोर्टेंस की नहीं है। इतने असाइनमेंट्स इस तरह से लिखना इम्पोर्टेंस का नहीं है, वो तुम्हें कहीं काम नहीं आएगा, तुम अपने आप भूल जाओगे, तुम्हारे लिए सरदर्द बन जाता है वो। लेकिन कहीं ना कहीं एक करिकुलम है, तुम्हें उसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो उसको जितना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। हम लोगों में भी बहुत सारे हमारे बैच में थे, इवन मैं खुद में मेरे ऐसा कभी कभी लगता था कि यार ये क्या कर रही है, इनकी वजह से पूरा सिलेबस हमारा वो हो जा रहा है, टाइम खराब होता है, क्लास भी टाइम से नहीं छोड़ रही है। लेकिन जितना जल्दी उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो जो जैसा है हमको उसके थ्रू होके जाना ही है, उतनी ही इजिली उसके थ्रू निकल जाओगे। जितना ज्यादा रेजिस्ट करोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा, मुझसे कौन बड़ा वहां पे बैठा हुआ है, मैं तो शेर हूँ एकदम, ये वो दुनिया भर का बातें, मैं डायरेक्टर से कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, उनका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। वो स्टूडेंट हो, तुम्हारा इंजीनियर तक नहीं लगा है। तो अगर पॉलिटिकल पावर है तब तो भाई ट्राई करो, हम नहीं कहते, लेकिन एज अ सिंपल स्टूडेंट वो जो कर रही है वो करने दो, उनके साथ चलने की कोशिश करो कि वो जिस तरह से ले जा रही है उस तरह से मैनेज कर लें, क्योंकि उनके साथ तुम्हारी जर्नी हद से हद 2 साल की है, उससे ज्यादा कहाँ है। एक बार यस 2 साल तुम उनका कंप्लीट कर लोगे, उनके क्या 6 सेम और 7 सेम पढ़ाती नहीं जहाँ तक, एक बार उनका कंप्लीट कर लोगे, पावर सिस्टम वन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बस खत्म तुम्हारा काम। उतना 2 सेमेस्टर तुम्हें देखना है, बस इतना कोशिश करो कि हमारी हमारी बैक कहीं तरह न लगनी पाए, हम उन 22 बच्चों में ना हो जिनकी बैक लगने वाली है, बात खत्म। यस हाँ, सर। और बस सर इतना ट्राई अगर कर। आपको आपको अपना गेट का जर्नी जर्नी जो है, और सर कॉलेज से मतलब अभी तक का, मतलब 4 साल कॉलेज का, फिर अभी को सम अप करना हो किसी एक दो लाइन में और बताना हो, मोटिवेट करना हो जूनियर्स को, तो क्या बोलेंगे? देखो, मोटिवेशन यही है कि बस लगे रहो अपने काम में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी जिस मोमेंट पे छूटेगी उस मोमेंट पे रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आपका डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी आपके साथ होनी चाहिए 100% टाइम। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, सबके साथ होता है कि भाई कभी मन नहीं करा, तबीयत खराब हुई तो क्या पढ़ोगे, बुखार चढ़ गया है तो बिस्तर में आराम ही करोगे ना, तो वो चीज की बात नहीं है। अदरवाइज अपने आप पूरा फोकस उस पर रखो, इंजॉय भी कर रहे हो लाइफ में, मोबाइल चला रहे हो, थोड़ी देर घूमने चले गए फ्रेंड्स के साथ, जोनेश्वर मिश्रा चले गए, कहीं भी चले गए, माइंड में एक चीज रखो कि आज जाके मुझे कुछ पढ़ना है। अब आज भले पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ तो करना है। इतना ही रखोगे, देखना धीमे धीमे चीजें अपने आप बढ़ने लगती हैं। लेकिन उसे कंसिस्टेंटली माइंड में रखो उस चीज को कि नहीं मुझे करना है, ये चीज मुझे खत्म करनी है, भले आज नहीं, चलो कल हो जाएगी। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दो, लेकिन उसको रखो अपने उसमें। बस यही चीज कहूंगा, यही बहुत जरूरी होता है। और तो कुछ, बाकी तो सब कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, ये थोड़ा ना कि तुम 24 घंटा बैठ के किताब खोल के पढ़ते रहोगे। यस सर, थैंक यू। अरे वेलकम भाई। चलो ठीक है आस्था, अगर फिर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स सम अप। यस सर। सर ओके। मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई थिंक जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा था उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी राइट अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम, एंड आपकी विल पावर टू नॉट गिव अप टिल द एंड, इस सब चीजों से सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड आई होप सर आपके लिए भी सेशन काफी अच्छा रहा हाँ, होगा। मेरे मुझे बहुत टाइम बाद कनेक्ट करने को मिला है तुम लोगों से, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने जूनियर से तो मिलने। यस सर। तुम लोग शायद, कि तुम्हारा बैच क्या है एग्जैक्टली? सर 2026 में 2026 2025 वाला? में ग्रेजुएट होंगे। अच्छा, 2020। 2025, मतलब मेरे से 4 साल बाद वाले बैच वाले में हो। यस। हाँ, तो वो अच्छे की बात एक, क्योंकि 2 साल के बाद कॉलेज से हम लोग का कांटेक्ट टूट जाता है, कि हद से हद 2 साल वाले जूनियर्स को जानते होते हैं हम लोग, उसके बाद फिर इंटरेक्शन रह नहीं जाता। ये फाइनल ईयर में आए तो वो 2 साल, फर्स्ट ईयर का तो एकदम नया नया आया होता है, एकदम कुकून में बंद होता है अपने, तो फिर तुम लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है कि तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो जानने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक, कि ईएस एटलीस्ट एक्टिव है कम से कम। यस सर, एंड सर बस, होपफुली आगे भी बहुत एक्टिव रहेगी। हाँ, बस ईएस को वो रखना कि एक जो लेगेसी कंटिन्यू अपने डिपार्टमेंट में है, यस। कि एक ईएस जो पूरे कॉलेज में, मतलब अपने ब्रांच वाले ही चलाते हैं, इस तरह का एक सोसाइटी जो अच्छे से चल रही है और इंटरेक्टिवली चल रही है, बस उसे कंटिन्यू करना, मैं तो यही चाहूंगा। यस बाकी सर। मेरी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए मैं करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, कभी भी कॉल कर सकते हो। सर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने अपने कैमरा स्विच ऑन कर लें कि एक फोटोग्राफ हो जाए।
अमार फोटोग्राफ ले लेगा। आपका तुम ले लो, लैपटॉप नहीं है। ओके, एक्चुअली वो लेआउट चेंज करना पड़ेगा। ओके, आई टेक इट। Thank you, sir. हाँ ठीक है चलो, Thank you, sir, Thank you for so much for joining, sir. थैंक यू। of चलो now I'm leaving. next Okay, week, sir. all the best to everyone. Thank you so much, Goodbye. sir. Okay, चलो Thank you, bye bye. sir. Sir, Bye, sir. sir. First year can leave the meeting.